रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलो गाइस, चलो बेटा, कोई डाउट है अभी तक? कोई डाउट, कोई डीबीपी, एनीथिंग? हाँ सर, डीबीपी थी हाँ, वो स्ट्रेट लाइन वाली। अच्छा, जरा शेयर करो डीबीपी और उसके डाउट पूछो। शशांक, तुम भी शेयर कर लो डीबीपी। हाँ जी सर। सर कल रात को मैंने आपको भेजा भी था एक क्वेश्चन व्हाट्सएप पे। क्या दिक्कत थी उसमें? उसमें सर एक मिनट में दिखा रहा हूँ, पहले वाला ही है। सर ये जो पहला वाला क्वेश्चन है, इसके हिसाब से जो इक्वेशन है उसके हिसाब से जो है हमारा, जो भी हम सॉल्व करके आंसर ला रहे हैं उस केस में तो आंसर ऑप्शन में है नहीं। ये प्लस का 5t होगा ना? हाँ सर, ये अगर प्लस का 5t होता तब आएगा 5t। आंसर। यस सर, यस सर। पापा कोनो बात नहीं ना, मुंह फुला के गुस्से भए समझ में नहीं की बोले हम कुछ एक बरस के तो गुस्सा हो कुछ मत करिए। शशांक, बड़ा बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे तेरे को। हाँ, अरे सर कुछ नहीं। कैल्विन में भी दोस्त बना लिया अपने बड़ी जल्दी भाई। अरे सर पुराने वाले हैं, पुराने वाले मतलब? मतलब पहले भी मैंने यहाँ पे पढ़ रखा है ना कैल्विन में। अच्छा, तो मतलब वो दोस्ती यारी अभी तक कंटिन्यू है, बड़ा लंबा जा रही है। रिश्ते में तो बदलने वाली नहीं है ये दोस्ती यारी। अरे नहीं सर। अच्छा, चलो, हो सकता है इसमें टाइपिंग एरर हो। बाकी लोग भी अगर हम बोल रहे हैं, इसने बोला कि t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 और t इक्वल टू 3 के बीच में डिस्प्लेसमेंट, तो t इक्वल टू 1 रखेंगे इसमें, पोजीशन तो आ सर जाएगी। t 5 इक्वल टू 1 आएगा। रखने में पोजीशन पोजीशन कितनी आई? 3 - 5 + 7, मतलब कितना हो गया? 7 3 10 - 5, 5 आ रही है। तो t हाँ इक्वल टू जी सर। 1 पे अगर आप पोजीशन निकालोगे, जरा बताना इक्वेशन क्या है? 3t² - 5t³ टी + क्यूब 7t, ऐसे प्लस ही लिखेगा। 7t। यस सर। जब t इक्वल टू 1 रखेंगे तो पोजीशन आ रही है आपकी 3 - 5, मतलब कितना आ रहा है? 5, है ना? और t इक्वल टू 3 सेकंड की अगर हम बात करें तो x2 आ रहा है। तो x2 कितना आ रहा है? t इक्वल टू 3 अगर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, 9 से 27, माइनस 3 का क्यूब कितना? 27, 27 into 5 कितना होता है बेटा? -35। कितना? -135। 135, ठीक है। यस सर। इसके बाद आप बोलोगे 7 से 21, ये यस सर। तो सॉल्व करने पे ये कितना आ रहा है? देखो, 27 + 21 ये हो गया, -87। कितना हो गया? -87 आएगा। श्योर हो? मैं कैलकुलेट नहीं कर हाँ रहा जी। हूँ, दोनों पे छोड़ के बता रहा हूँ। यस सर, यही। ये सर यही आएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, मतलब x2 - x1 चाहिए, यस सर, मतलब x माइनस x नहीं। तो -87 - 5 -92 आ रहा है। हाँ जी सर। अच्छा, हो सकता है इसमें टाइपिंग एरर हो। आप बोल रहे हो कि अगर मैं +5 कर दूं तो आंसर आ जाएगा, ऐसा? हाँ सर, अगर +5 करोगे तो x 115 आ जाएगा ठीक है, और नीचे वाला 183 आ जाएगा। चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो गया होगा तो एक काम कर सकते हो, हर डीबी में आप एक रिपोर्ट करने का क्वेश्चन का ऑप्शन आने लगा है, यस आ रहा है क्या सबके हाँ, में? ऊपर ऊपर वो एक्सक्लेमेशन मार्क का एक ऑप्शन आता है। हाँ, आप वहां पे जाके इसको रिपोर्ट करके वहां पे ये मैसेज ड्रॉप करते हो। कोई भी क्वेश्चन अब आपको लग रहा है कि गलत हो सकता है, लेकिन मेक श्योर कि आपको लग रहा है कि हाँ सर ये गलत है, काफी श्योर हो, तो ही आप इस टाइप का रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप रिपोर्ट करेंगे तो जो टीम के पास पहुंचेगा वो उसको देख के एक बार या मेरे से कंसल्ट करके वो उसको करेक्ट कर देंगे। तो एवरीवन, अब आगे से कोई भी क्वेश्चन आपको लगता है, लेकिन मेक श्योर, बहुत श्योर हो तभी, ऐसा नहीं कि मेरा आंसर मैच नहीं करा तो गलती होगा क्वेश्चन, तो डोंट डू दैट। ठीक है, जैसे आप श्योर थे कि इसमें ये गलती हो सकती है और आप बोल रहे हो कि यहाँ पे माइनस हो या प्लस हो, तो आप कह सकते हो उस हिसाब से आंसर, तो आप तो आंसर चेंज करा दो, चलो सर इसका जो करेक्ट आंसर है वो इतना होना चाहिए। ठीक है, तो आप रिपोर्ट कर सकते हो उसको। चलिए, ओके सर। एनी अदर डाउट? हाँ सर, एक मिनट। तो डाउट हो तो पूछते चलना बेटा, चुपचाप मत बैठे रहना। जो लोग सॉल्व करके क्वेश्चन खड़े हो नंबर तो 4। देखो कि कुछ लोग सॉल्व करके नहीं आए होंगे, है ना? सर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 जरा सेशन ओपन करना सर ये वाला है। एंड एटलीस्ट कंप्लीट 1 सेकंड। हाँ, इसमें क्या डाउट है बेटा योगिता? सर पहले तो मेरा नाम योग्यता नहीं है।
तो क्या नाम है बेटा तुम्हारा? पहले तुम्हारा नाम क्या था और अब क्या है? कामाक्षी कामाक्षी कामाक्षी। जी। पहले तुम्हारा नाम योगिता नहीं था, अब क्या है? योगिता मेरी मम्मी का नाम है। ओके, इसमें ऑप्शन नहीं होता क्या चेंज करने का ऐसे? सर मैं अपनी मम्मी के फोन से पढ़ती हूँ ना। नहीं सर, तो गूगल मतलब में ऐसा नहीं होता, वो गूगल वाला ही नाम लेता है सर इसमें। अच्छा अच्छा, चलिए 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 चलिए, हो सकता है जूम में आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी सर। प्रशांत बेटा तू अपने नोटिफिकेशन बंद ही रख, वरना लोगों को भाई है ना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, क्यों 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 शो ऑफ कर रहा है, ठीक है। अरे सर मैं शो। हाँ, तो अब मेरे को तो जो सामने नाम दिखता है, फोन फॉर सेकेंड। हाँ जी, मेरा अलाइनमेंट चेंज हो गया क्या? गाइस मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आ रही है। हेलो। आवाज आ रही है अभी? सर पहले भी आ रही थी। आप लोग के तो कुछ रिटर्न नहीं आया, वो बीच में किसी वजह से इंटरप्शन हो गया। हाँ, तो देखो प्रेजेंट बेटा, करो मेरे क्या सामने वापस? तो नाम आता है, तो याद तो ऐसे रहते नहीं है कि यार योगिता के उसमें यूजर आईडी में कौन है, तो मैं कई बार ये गलती दोहराता भी रह सकता हूँ, तो बेयर विद इट, क्योंकि मेरे को सामने जो दिखता है मैं वही नाम ले देता हूँ। अब जैसे मुझे देखो आस्तिक वर्मा, ये आस्तिक वर्मा कौन है, क्या नाम है बच्चा स्टूडेंट का? आस्तिक ही है सर। आस्तिक मेल है फीमेल है? फीमेल है सर, ये भी फ्रेंड है मेरी। बेटा बेटा है बेटी आस्तिक? अरे आस्तिक, आवाज आ रही है आस्तिक को? पता नहीं, मे बी वो रिवील नहीं करना चाहता अपनी आइडेंटिटी, खैर व्हाटएवर इट इज, ठीक है। तो अगर मुझे याद रहेगा तो मैं तुम्हारा नाम लेता रहूंगा, कामाक्षी। कामाक्षी नाम है ना तुम्हारा? यस सर। हाँ, खैर, बट हो सकता है मैं भूल जाऊँ, फिर से योग्यता पे आ जाऊँ, तो आप समझ जाना कि आप ही की बात हो रही है, ठीक है। और आंटी जी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना। ओके। हाँ, तो डाउट बताइए। हाँ योगिता, क्या बात डाउट बोल रहे थे? सर क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या डाउट है? हाँ सर इसमें डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, फिगर नहीं बनाया हमने। नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं आएगा। देखो बेटा, आपसे बोला गया कि सर्कुलर पाथ पे बॉडी घूम रही है, खाली को फिगर बनाओ। क्वेश्चन में हमेशा फिजिक्स में जहां जहां फिगर बन सकता है पॉसिबिलिटी को फिगर बनाना चाहिए, राइट। शांत का स्क्रीन कहां है? हाँ, उसने बोला एन एथलीट कंप्लीट वन राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r इन 40 सेकंड। सर इसका रेडियस है r और 40 सेकंड में वो ये कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट कर लेता, मतलब यहां से चालू होता तो 40 सेकंड में यहां गया। अब उसने बोला कि सर 2 मिनट 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड का मतलब होता है 60 into 2 मतलब 120, और 120 और 20 कितना 140 सेकंड। 140 सेकंड वो कहां पे लेके निकालो? मैं क्या देखो 40 सेकंड में यहाँ वापस, 40 सेकंड में यहाँ वापस, और 40 सेकंड में यहाँ वापस, कितने होगा ये 120 सेकंड। और बाकी बचे 20 सेकंड, 20 सेकंड में आधा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, मतलब यहाँ पहुंच गया। तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये इसकी फाइनल पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r। क्यों होगा 0 डिस्प्लेसमेंट मेरा? कामाक्षी, इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो फिगर बनाओ। हर क्वेश्चन में फिर इसके फिगर बनेगा भाई साहब, फिगर बनेगा मतलब क्वेश्चन आधा आधा सिंपल हो जाता है वैसे ही। चलो और कोई डाउट? सर क्वेश्चन नंबर 7। 7 7 क्या बोल रहे हैं? सर ट्रेन वाला है। चलो बताओ तो डाउट। सर मेरा आंसर सर 68 आ रहा है। सर इसमें 68 आएगा आंसर। आते आते मदन, मदन आपकी बात भी सुन लेते हैं, क्योंकि मेरे को एक बार मैं ना सुनाई देता हूँ, ऊंचा सुनता हूँ। हाँ योगिता, सॉरी कामाक्षी, क्या बोल रहे थे? सर मेरा आंसर 68 सेकंड्स आ रहा है। 68 सेकंड आ रहा है। चलो अब मदन आप क्या बोल रहे थे बेटा? सर मेरा भी 68 आ रहा है सर। आपका भी 68 आ रहा है, तो चलो देख लेते हैं। मैंने कहा सर अब
150 meter long train is moving with a uniform velocity of 45 km per hour. The time taken by the train to cross a bridge of length 180-50 meter. तो आप बोलोगे सर ये ब्रिज है मान लो और ये ट्रेन है। सर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे भाई, उसके बिना कैसे काम चल जाएगा। ठीक है, या फिर आप पर आवर में भी आंसर लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा देखो ये डिस्टेंस है आपकी 850 मीटर, राइट। मैंने कहा सर ये ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी, ऐसा कब बोलोगे? जब आप बोलोगे ये वाला एंड भी इधर पहुंच जाएगा, मतलब ये ट्रेन कैसे हो जाएगी सर? ऐसे हो जाएगी। तो जरा देखो कोई भी एक ट्रेन का ये इंजन है, ये वाले ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की आप बताओगे तब। मैंने कहा सर ये देखो ये वाला पॉइंट कितना आगे चला गया सर? 1 किलोमीटर या 1000 मीटर जो भी है। ठीक है, मतलब आपको ट्रेन को डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 1000 मीटर या 1 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 45 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या निकालना है? टाइम। टाइम इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मैंने कहा एक काम करो, एक ही यूनिट में रखो, या तो किलोमीटर पर आवर में रखो या फिर उसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। मैं कहा डिस्टेंस को मैं 1 किलोमीटर में रखता हूं और अपॉन लिख देता हूं कितना? 45 किलोमीटर पर आवर। इसको सॉल्व करो कितना आएगा जरा। ठीक है, आप बोलोगे दैट विल बी इक्वल टू 1/45 आवर आ रहा है। और एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड। तो 1 आवर को मैंने क्या लिख दिया? इतना। तो जरा देखो ये कितना है सर? 1 घंटे में 60 सेकंड कैसे हुए? 1 घंटे में 60 मिनट। अरे वेरी गुड, वेरी गुड। 3600 होगा ना? वेरी गुड। अरे भाई गलतियां मैं भी करता हूं, मेरे को भी दिखता था कि कुछ गलती तो हो रही है। ठीक है, तो आप बोलोगे देखिए 15 3 45, 15 4 60। एक बार इसको और करो तो कितना है? 20। 20 into 4 कितना हो गया? 80। 80 लगेगा इसका आंसर। ये आ रहा है आंसर? हाँ जी सर। यस सर। कामाक्षी एंड मदन, आप लोग पता क्या गलती कर रहे थे? आप लोग डिस्टेंस 850 मीटर ले रहे थे। यस सर। ये रहे 850 मीटर नहीं लेनी है, क्यों नहीं लेनी है? नहीं सर। नहीं क्लियर नहीं है? नहीं सर। अरे बेटा देखो, मैंने कहा ये ट्रेन का इंजन है, ये ड्राइवर यहाँ बैठा है, ये ब्रिज की स्टार्टिंग है। जब ये ड्राइवर यहाँ पहुंच जाएगा आप बोलोगे सर ड्राइवर ने तो ब्रिज क्रॉस कर लिया। क्या ट्रेन ने क्रॉस कर लिया पूरा ब्रिज? नो सर। अभी तो ड्राइवर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी? आपने बोला कि सर 850 मीटर, या आप कह सकते हो ट्रेन के एक पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस करी? 850 मीटर, बट अभी ट्रेन क्रॉस नहीं की है ब्रिज। जब ये ट्रेन 150 मीटर और आगे चली जाएगी तब जाके ये ब्रिज को छोड़ेगी, तब आप बोलोगे ब्रिज क्रॉस हुआ। तो आप देखो ट्रेन के किसी भी पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी? 1 किलोमीटर, 1000 मीटर। तब आप बोलोगे ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है? 1000 मीटर। सर क्लियर है। कामाक्षी, इसीलिए आपको आंसर बता रहा होगा। चलो और कोई डाउट जल्दी कोई? सर थर्ड। यस सर थर्ड। थर्ड कौन सा थर्ड? The position of a particle is this, the distance moved by the particle at in 4 seconds। हाँ बेटा क्या पता उसमें, जल्दी बोल हर्षित। सर आंसर ठीक नहीं आ रहा है, इसका आंसर 18 आ रहा है। आंसर तेरा कितना आ रहा है? सर 18। कितना? सर 18। 18? सर बल्कि 16 के आसपास आ रहा है। सर वो +2 से -16 बन जाएगा ना, तो डिस्टेंस तो 18 ही होगा। हाँ और ऑप्शन ही बड़ा नहीं। एक सेकंड रुको। 2t 0 कर दो 4 into t square 16 to the 32 minus कब आया था पार्टिकल इन 4? अरे यार बनकर 4 into 4 16, यहाँ पे आएगा 32, आता आएगा 16। ठीक है, आंसर तो एक्चुअली और ज्यादा आएगा, 16 नहीं आएगा। ठीक है सर 18 आ रहा है। ठीक है, आंसर तो और ज्यादा आएगा, खैर वो अपन बाद में बात करेंगे। रुकना। 3 4 थीटा 12 माइनस 9 9 2 18, 18 में से 12 गया 6। आंसर उससे भी 4 सेकंड भी नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में।
ठीक है, कुछ गड़बड़ है। आंसर एक्चुअली 60 मीटर भी नहीं है, आंसर और भी कुछ आएगा, वो उसमें गलत दे रखा है। छोड़ दो उस क्वेश्चन को भी, थोड़ा डेटा में कुछ गड़बड़ है, मार्क कर दो उसको, रॉन्ग क्वेश्चन की तरह रिपोर्ट कर दो, बाकी छोड़ दो, कुछ डेटा में गड़बड़ है। आप बस सीख जाओ करना कैसे बस, अगर वो आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, डेटा में कुछ गड़बड़ है, वो मैच नहीं कर रहा है। चलो ऑल ग्रुप सर क्वेश्चन नंबर 11 रिपोर्ट कर देना ऊपर से, ताकि नोटिस में रहेगा वो। हाँ सर, ठीक है सर। सर 11 क्या है बताओ। सर इसमें भी इक्वेशन की गड़बड़ी है। अरे क्यों भाई, इतना सारा क्यों टाइपिंग एरर हो रहा है भाई। सर ये +9t होना चाहिए तभी आंसर आएगा, -9t से तो आंसर ही नहीं आ रहा, मतलब जो ऑप्शन में नहीं है आंसर तो आ रहा। क्या बोला सर था? The position of the particle along x is given by equation x is equal to dq minus 60 minus 90 where t is measured in seconds and x in the what is the velocity at t equal to 2 second and t equal to 4 second? यस सर। सर ये T equal 90 to- होना चाहिए यहाँ पे। प्लस 90 होना चाहिए। यस हाँ सर, जी तभी सर। आंसर आ रहा है। फाइनल 9t करके तो पहली वाली वेलोसिटी -21 आ रही है, दूसरी वाली -9 आ रही है। चलो चलो क्या है, t क्यूब minus 60 स्क्वायर ऐसा। हाँ जी -90। आप लोगों का वेलोसिटी होता है dx by dt, यस सर। so that is equal to 3t square minus 12t minus 9 -9। t equal to 2 seconds। आप लोगों के v कितना आ जाएगा 3, t का जगह 2 रखोगे तो कितना 40 या 12 minus 12 into 2 24 minus 9। अच्छा गड़बड़ हो रहा है, अगर मैं इसको प्लस लेता तो आंसर कितना था -3 राइट। नहीं सर चलो, प्लस, इसको प्लस हाँ कर लो, इसको प्लस कर लो, प्लस मान के करो, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्लस हाँ मान जी के सर, करो वो और तो आ इसको भी रिपोर्ट मार दो कि वहां पे प्लस होना है, ठीक है, उसको भी रिपोर्ट मार दो। ओके थोड़ी सी सर। टाइपिंग एरर है, छोटी छोटी टाइपिंग एरर है, क्वेश्चन गड़बड़ा देती है। क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, देखो वेलोसिटी पूछा है, डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा और t की वैल्यू रख दोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा अलग अलग टाइम पे, ठीक है। सर वो टाइपिंग एरर तो ठीक है पर आंसर वो नहीं आता ना, तो कभी लगता है कि हम गलत कर रहे हैं। नहीं नहीं क्यों यार, यही तो मैं तो कहता हूँ, ऐसे टाइपिंग एरर तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बूस्ट अप करना चाहिए कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए मेरा क्वेश्चन गलत नहीं है। तो सर नहीं है ना, तभी तो बता रहे हैं। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो क्वेश्चन में क्या दे देना आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तभी आपको ये डाउट होते हैं। मैं कभी सोचता हूँ यार हो सकता है क्वेश्चन में गलती नहीं, मैं गलती कर रहा हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ क्या, अगर मुझे मालूम है मेरा मेथड एकदम सही है तो मैं श्योर रहता हूँ हाँ इसमें गलती है, मैं ऐसे ही बोलता हूँ ना, क्योंकि मुझे मालूम है मैंने जो किया उसमें कोई गलती है ही नहीं, तो फिर मैं क्यों डाउट करूँ अपने ऊपर। तो भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस अपने अपने ऊपर होगा कभी डाउट नहीं होगा कि भाई मैं क्वेश्चन गलत कर रहा हूँ। मैं तो कभी देखता नहीं, अरे भाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन कहीं से आपने उठाया होगा, भाई मैं कहता हूँ नहीं भाई मैंने सॉल्व किया है, मेरे में कोई गलती नहीं है, मैं श्योर हूँ ये क्वेश्चन गलत है, सीधी सी बात है। तो इतना कॉन्फिडेंस है इसलिए तो बोल पा रहा हूँ। चलो और कोई डाउट। क्वेश्चन 18 2 से 3 लोगों की आवाज आई है पूरे डीपीपी में अभी तक मुझे। 18 बोला था, बॉल रिलीज यही है ना, बॉल रिलीज फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग एट हाइट 40 मीटर t इक्वल टू 0, फाइंड द हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड एट t इक्वल टू 2 सेकंड। हां बेटा क्या बताऊं। हाँ सर, इसमें हम देखो एक चीज में कोई पूछनी है सर, कि सर t इज इक्वल टू 2 सेकंड में वो किसी पॉइंट पे पहुंचती है, तो वो तो हम सर निकाल लेंगे उससे मोशन ऑफ इक्वेशन वाली लगा के फॉर्मूला। हाँ बोलो। अच्छा सर, मुझे लगा सुन नहीं रहे। उसके बाद सर वो जो हमारी वैल्यू है वो आ जाएगी, तो उसके बाद हम जो है बिल्डिंग की हाइट से उसको माइनस करेंगे ना सर। क्या फिगर तुमने बनाया। हाँ जी सर। श्योर हो। यस सर, मैं बिना फिगर बनाए नहीं सॉल्व कर रहा था कोई भी क्वेश्चन। क्या बिना क्वेश्चन बनाए हुए। बिना फिगर बनाए कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा। क्वेश्चन गलत नहीं, देखो ये 45 मीटर ऊपर है, यहाँ से सर, बॉडी आंसर को गलत। कहाँ थ्रो किया है, फ्रॉम द रूफ ऑफ बिल्डिंग ऑफ द हाइट, बॉडी रिलीज, मैंने कहा सर यहाँ से रिलीज की गई तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। u की वैल्यू कितनी है 0 है, a की वैल्यू कितनी है -g है, -d। और आप सर g की वैल्यू 9.8 लेंगे 10 लेंगे। अरे कोई बात नहीं बेटा 10 ले लो अप्रोक्सीमेट आंसर, क्योंकि आंसर देखो तुम्हारे राउंड फिगर में है तो मैं तो 10 ले लेता हूँ। ठीक है
अप्रोक्सीमेट आंसर आ जाएगा। अगर मैं तो 9.8 से सॉल्व होना होगा तो पॉइंट में कुछ आंसर ऊपर नीचे आ जाएगा, इससे ज्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। ये तो आपने बोला क्या करो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, यहाँ से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो s = ut + हाफ at²। हाफ at स्क्वायर, यस तब सर। ये 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी देखो प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं -10 लेता हूँ, t की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये 2 से 2, तो s की वैल्यू आ गई -20 मीटर। इसका मतलब सर यहाँ से ये 20 मीटर नीचे आ गया है, तो नीचे हाइट यस सर। 20 मीटर, दैट इज योर आंसर। हाँ सर, वैसे ही कर रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ मैंने 9.8 लेके करा था तो उससे 25.5 आया था ना। कौन सा कितना आएगा तुम्हारा? 25.5, कौन सा 9.8 से इसमें लेके चारों में से कौन सा क्लोजेस्ट ऑप्शन तुम्हारा? 25 ही है। फिर क्या सोचना है? तो सर वो लगा दिया ना, मैं बस पूछ रहा था। अरे ऐसी चीजें ना पूछो यार, इतना टाइम हमारे पास है नहीं, टेस्ट कोर्स में वैसी क्लासेस कम होती हैं यार, ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट करोगे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे भाई, अभी मोशन मंडी चल रहा है हमारा, बहुत पढ़ना है हमको। अच्छा सर भैया ये स्पीड बढ़ाऊं कि, अच्छा दो चीजें होती हैं, एक होती है स्पीड बढ़ाऊं कि किसी को लग रहा है यार सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, दोनों में से कौन सी चॉइस चाहते हो? क्या सर दोबारा बोलना? एक तो ये लग रहा होगा किसी को यार पता नहीं सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, और एक को लग रहा होगा नहीं सर अगर स्पीड बढ़ाएंगे तो मेरे को समझ में कम हो जाएगा, तो बताओ दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर लग रहा है तुमको? क्या मैं अपनी स्पीड इंक्रीज करूं? नो सर, समझ में आना चाहिए सर। अगर 2 चैप्टर रह गए तो सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ फिर? सर अच्छे जितना से हो गया तो उतना। होगा। जतिन कुछ बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूँ जितना होगा अच्छे से तो हो जाएगा वो। चलो अब 2 लोग बोले, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? सर जैसे जिन जैसे चैप्टर्स में वैसे ज्यादा चलो। क्वेश्चंस आते हैं उनको पहले करवा दो। सारे इंपॉर्टेंट है बेटा, चैप्टर तो ऐसा आप कुछ भी नहीं कह सकते। आप देखो जो जितने ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो उतना ज्यादा टाइम लेते हैं, सीधी सी बात है। मैं कहता हूँ किसी चैप्टर से तीन क्वेश्चन आ रहे होंगे तो वो 3 क्वेश्चन जितना टाइम ले रहे होंगे, किसी चैप्टर से अगर एक आ रहा होगा तो वो उतने ही कम टाइम में खत्म भी हो रहा होगा, ठीक है? तो ये तो आप भूल जाओ कि किसी से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे होंगे तो टाइम कम ले रहा होगा। मान लो मैंने कहा सर 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है और एक चैप्टर है जिसमें से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जितने में वो एक चैप्टर होगा उतने में ये 2 से 3 चैप्टर हो जाएंगे, बात तो वही बराबर पहुंचेगी। तो ये तो आप भूल जाओ जिसमें से ज्यादा क्वेश्चन आने हैं वो पहले और बाद का, हर चैप्टर का ऑलमोस्ट जो टाइम का रेशियो और क्वेश्चन का रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है? बाकी मैं तुम्हें हर बार बताता रहूंगा आगे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसमें आपकी प्रेफरेंस क्या है मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ। बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? तो बोल नहीं रहे बाकी लोग, उन लोगों को समझ में नहीं आ सर कहूँ क्या? एक कहता हूँ तो दूसरी टांग फंस रही है, दूसरा बोला तो पहली टांग फंस रही है ना? सर ने तो बहुत धर्म संकट में डाल दिया। क्यों सर मैकेनिक्स आराम से कर लेते हैं, आगे थोड़ी सी जल्दी कर लेंगे। अच्छा चलो, और बाकी लोग क्या बोलते हैं यार? काफी लोग हैं, 20-25 लोग हैं यार, आवाज 3-4 लोगों की आई। डोंट वरी, मैं वैसे आपको बता दे रहा हूँ हमारा सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, ठीक है? हाँ थोड़ी बहुत स्पीड लेटर ऑन पार्ट में, मेरा हमेशा ये रहता है स्टार्टिंग में थोड़ी स्पीड कम रखता हूँ ताकि बच्चे थोड़े से एक कहते हैं ना चीजों से एक्यूमेंटलाइज हो जाए कि हाँ थोड़ा सा यार वो थोड़ा उनको लगने लगे फिजिक्स कैसे सॉल्व होगी, एक बार थोड़ा स्टेप बाय स्टेप चलते जाते हैं तो थोड़ी सी स्पीड बाद में बढ़ जाती है, ठीक है? तो मेरा पैटर्न तो यही रहता है, और मोस्टली आप टेंशन मत लो, सिलेबस हम कोशिश करेंगे कि हमारा टाइम पे हो जाएगा, ठीक है? चांसेस बहुत ज्यादा है, मैं ऐसे प्रिपेयर करके चलता हूँ कि अगर सब ठीक ठाक रहा तो हमारा टाइम पे सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और सब ठीक ठाक रहा तो हो सकता है 15-20 दिन तो मैं और नया और डिले हो जाए पेपर, तो ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अपन पता चले जल्दबाजी में खत्म कर दें और पता चले 1 महीने और डिले हो गया पेपर, अब ठीक है? खैर मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। मोस्टली अपने सारे सिलेबस अपने टाइम पे होगा, उससे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि सर ने अगर बोल दिया तो शायद नहीं होगा, नहीं बिल्कुल होगा। हाँ लास्ट के कुछ चैप्टर्स में जो छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं मैं उनमें थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा, क्योंकि वो आपने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ रखे होंगे, जैसे केटीजी होगा आपने केमिस्ट्री में पढ़ लिया होगा, ठीक है? तो मैं उनमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करूंगा, सेम चीज रिपीट होगी। एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो आप केमिस्ट्री में पूरा डिटेल में पढ़ के आओगे, तो मैं फिजिक्स में उसमें टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा, वही चीजें आपको फिजिक्स में पढ़नी है तो मैं मान के चलूंगा केमिस्ट्री में आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो ऐसे वहां पे हम अपना टाइम बचा लेंगे, थोड़ी सी स्पीड अप कर देंगे, राइट? बट डोंट वरी मैं ज्यादा स्पीड तेज नहीं करूंगा क्योंकि मुझे मजा नहीं आता पढ़ाने में। चलो जल्दी से डाउट पूछिए अगर आगे बढ़े अपन। क्वेश्चन नंबर 9।
9 जल्दी बोलो क्या है तो 9? सर जब पहले 9 लगाऊं। चलो एक सेकंड, क्वेश्चन 15 खुला है तो क्वेश्चन 15 पूछ ले, बोल बोल बोल। सर बस 15 में एक चीज पूछनी है सर, आपने जैसे बताया था कि कोई चीज ऊपर जाती है तो उसकी वेलोसिटी उसकी वाली लेते हैं, पर उसकी डायरेक्शन क्या लेंगे अगर उसमें से गिराएंगे तो? वेलोसिटी का मतलब होता है डायरेक्शन और स्पीड दोनों। हाँ हाँ। तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? विद डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल होगी उसकी। ये बलून इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है? मतलब तो बलून इस केस में हम उसकी 12 प्लस में लेंगे ना, क्योंकि ऊपर जा रहा है। बिल्कुल प्लस में लेंगे। तो जब आपने इसमें से किसी बॉडी को ड्रॉप किया है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी प्लस 12 मीटर पर सेकंड ही होगी। ठीक है सर। आई होप ये चीज मैं बता चुका हूं। तो क्वेश्चन फिर बिल्डिंग के ऊपर से 12 मीटर पर सेकंड से थ्रो कर दिया, वो वाला बन जाएगा क्वेश्चन बस, ठीक है? बस आपको ये बताना ठीक पड़ेगा है कि सर। दो सेकंड, उसने बोला था वेलोसिटी ऑफ द पैकेट आफ्टर 2 सेकंड विल बी, ठीक है? तो वो तो आराम से बता पाओगे आप कितनी होगी, ठीक है? वो तो सर निकाल लिया, बस यही डाउट था कि प्लस वाला और माइनस वाला, आप नहीं समझ नहीं में आ बिल्कुल, गया। वेलोसिटी का मतलब ही होता है डायरेक्शन। मैंने कहा वेलोसिटी सेम एज दैट ऑफ बलून, अगर बलून की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो बॉडी की वेलोसिटी पॉजिटिव ही होगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। ठीक है सर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा था। 9 बोलो। अरे इसमें अटक गया, कौन था इसमें? किसको डाउट आ गया था इसमें? सर मैं नमन। एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालने का तरीका पता है क्या होता है? कैसे निकालते हैं? यस सर, बताओ जल्दी। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। खत्म यार, तेरे को आता तो है यार। क्या बोला? आ कवर्स 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर एंड 2/3 स्पीड विद 60 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड इज, अरे यार कैसी बातें करती। उसने बोला कि सर ये देखो, ये डिस्टेंस कितनी है d, मान लो। उसने बोला कि d/3 जो डिस्टेंस है वो कितनी स्पीड से ट्रैवल की है? 20 किलोमीटर पर आवर से। और बाकी 2d/3 डिस्टेंस उसने किससे ट्रैवल किया है? 60 किलोमीटर। हाँ जी सर। एवरेज स्पीड निकालो सर। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितनी है? d अपॉन टोटल टाइम। पहले में कितना टाइम लगेगा सर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आप बोलोगे d/3/20 प्लस, देखो किलोमीटर पर आवर में है लेकिन आंसर भी देखना किलोमीटर पर आवर में दे रखे हैं, इसलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप बोलोगे 2d/3, ये टाइम ऐसे तो निकाला था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो आपने बोला ये डिस्टेंस कितनी स्पीड से? इस स्पीड से तो 60। d कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? आपने बोला एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लोगे तो 3 और 60 ऊपर आ जाएगा। चलो ले लेता हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, पता नहीं सर ने क्या कर दिया। तो आप बोलोगे 1/3 × 20 प्लस 2/3 × 60, ऐसा आ जाएगा। एलसीएम ले लो। एलसीएम में देखो 3 तो कॉमन है ही और 20 और 60 में 60 कॉमन, तो आप बोलोगे 60 × 3 कितना हो जाएगा? 180 आ जाएगा एलसीएम। 180 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है? आप बोलोगे 180 जब एलसीएम है तो देखो 3 × 20 कितना हो गया? 60। 60 को किससे डिवाइड करोगे? 180 तो कितना? 3। आप बोलोगे 60, ये तो 1 तो प्लस 2 और ऊपर सबसे ऊपर 1 था, ये 120 ऊपर चला जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा? 180/5 क्या आ जाएगी एवरेज स्पीड? सॉल्व कर लेना कितना आ रहा है? 5 × 15, 5 × 36 है क्या आंसर कोई? यस सर। जो आंसर भाई साहब वही कंसेप्ट है। यस सर, यही आ रहा है। नमान कोई डाउट तो पूछ लो। यस सर। नहीं सर। मैंने बोला ना भाई घंटे घंटे के फॉर्म में जरूर नहीं यूज हो जाएंगे, लेकिन आपका कंसेप्ट अगर आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, देखो क्वेश्चन कितना इजी है। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। 3-4 लोगों ने डाउट पूछा, इसका मतलब बाकी लोगों ने डीबीपी प्रॉपर सॉल्व नहीं किया है, इसका मतलब यही होता है। सर इन्हीं के डाउट्स में क्लियर हो जाते हैं। हाँ सही बात है, हम बैठे रहते हैं बाकियों के डाउट में, हमारे भी डाउट एक्सप्लेन हो जाते हैं। क्यों वेट करते हो भाई? खुद क्यों नहीं पूछते हो? मुझे पता तो चले तुम लोग कर क्या रहे हो। अरे वो एक बच्चा था, क्या नाम था? ऐसे क्या नाम था? क्या था? अक्षत। अक्षत क्या था नाम? तो आवाज नहीं दे रहा जब मैं तुझको आवाज दे रहा था, क्या नाम था? आस्तिक। आस्तिक बेटा है अभी कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड? यस सर। भाई आपका नाम आस्तिक है? यस सर।
आस्तिक का मतलब क्या होता है? आस्तिक का मतलब भगवान पे विश्वास करने वाला। क्या हो गया बेटा? भगवान पे विश्वास करने वाला। अच्छा, करने वाला, बट आप तो करने बिलीव वाली हो। करने वाला। चलो ठीक है, बस यही कंफर्म कर रहा था कि कुछ लोगों के आईडी के नाम अलग हो रहे हैं, वो पिक्चर से डिस्प्ले हो, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। जैसे योगिता, नहीं क्या नाम है, कामाक्षी का नाम योगिता है और वो कामाक्षी निकली योगिता की चोली में, ठीक है, वैसे कहते हैं। नहीं, मेरा सर मेरा नाम भी सजन से, बिल्कुल ठीक है। तुम्हारा मदन नहीं है? भाई का नाम है मदन। अच्छा, तेरा नाम क्या है? सजन सजन। सज्जन। यस सर। अच्छा, वही है जो फोन पे फोन करके परेशान कर रहा था। मैंने मतलब व्हाट्सएप किया करो, फोन मत किया करो। यस सर यस। सर आपने व्हाट्सएप का रिप्लाई तो किया ही नहीं। घंटी में क्लास ले रहा हूँ, मेरा फोन बजाया जा रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है क्लास को। सो मैंने किया था आपको व्हाट्सएप पे, आपने शायद देखा नहीं वो भी। हमें क्योंकि मेरी क्लासेस बहुत होती हैं, ठीक है, और मैं रात में थोड़ा सा सोने निद्रा वगैरह भी लेता हूँ। सर कोई नहीं सर, हमने अब पूछ लिया ना, डाउट सर हो गया क्लियर। सर कोई नहीं, वैसे मैं डाउट देख लेता हूँ तो भी रिप्लाई नहीं करता हूँ, डोंट वरी, तो बुरा नहीं हाँ, तो फील। सर कोई नहीं ना, टाइम मिलता है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। टाइम मुझे थोड़ा कम मिलता है बिकॉज मैं लॉकडाउन में भी काफी ऑक्यूपाइड हूँ, ठीक है। कुछ लोग मुझे जानते होंगे क्या पहले से, तो उनको पता है कि मैं काफी चीजों में इन्वॉल्व रहता हूँ। एनीवन हु नोज मी, डिस्प्ले ऑफ कर दूं सर अब? क्या हो गया? बंद कर दूं ना सर डिस्प्ले अब? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 शशांक, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग मुझे इससे पहले से जानते हैं, जैसे कैल्विन में अगर पहले पढ़ा होगा तो शायद शशांक को नाम, तू यमुना विहार में था क्या शशांक? नहीं सर, लक्ष्मी नगर वाले में 2 साल। कभी देखा मुझे? नहीं, मेरे को लगता है आप नए टीचर हो। वहाँ के तो जानता हूँ, वकार सर हैं और भी हैं, भगवान सर। ठीक है, क्योंकि तुम उनसे बड़े हो गए इसलिए उनको जानते हो। खैर चलो, मैं नया नहीं हूँ, मैं काफी पुराना हूँ इस धरती पे। मैं करीब 19 साल पहले अवतरण हुआ था मेरा, आज मैं 19 साल का होकर रखा हूँ। चलो खैर, तो कहाँ तक बातें हुई थी? सर लास्ट हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ किया। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ किया था। वेलोसिटी वर्सेस टाइम के स्लोप से क्या मिलता है हमको? क्या सर? क्या बोल रहे थे? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ के एरिया से क्या मिलता है मुझको? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ एरियाज को ऐड करते हैं। अगर साइन के साथ ऐड करेंगे एरियाज को, मतलब टाइम के नीचे वाली एक्सिस के एरिया को हम नेगेटिव बोलते हैं और टाइम के ऊपर वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव बोलते हैं। तो अगर हम प्रॉपर साइन के साथ ऐड करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और अगर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया तो हमें डिस्टेंस मिल जाता है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें निकल सकती हैं, बट ध्यान रखना ये चीजें केवल वेलोसिटी टाइम ग्राफ से होती हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया जाता है तो उससे डिस्प्लेसमेंट सही निकलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। डिस्टेंस सही निकल सकता है उससे, ठीक है, वही एरिया वाले कंसेप्ट से। चलो, मैंने कहा सर और छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं। मैंने कहा एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो ए वर्सेस टी की बात कर लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सर एक्सेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट, ठीक है। आप बोलते हो कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट की बात कर लेते हैं, और आपको मालूम है कि सर स्लोप से क्या मिलने वाला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, जो कि मेरे मतलब का नहीं है ना। डीए बाय डीटी क्या देगा? सर एक्सेलरेशन में किस रेट से चेंज हो रहा है, जो कि मेरे मतलब का नहीं है। मेरे मतलब का होता है सर इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी t1 से लेके t2 तक आ रहा है, तो आपको क्या देगा सर? ये चेंज इन वेलोसिटी देगा। ध्यान रखें, चेंज इन वेलोसिटी देगा, गलती से वेलोसिटी नहीं समझना। मान लो मैंने कहा ये t1 है और ये t2 है, तो इन दो के बीच के एरिया की अगर हम बात करें तो आपको क्या मिल जाएगा सर? आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। कुछ लोग इसको वेलोसिटी से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो गलती मत करना, ये चेंज इन वेलोसिटी देता है। ध्यान रखें, वेलोसिटी में चेंज कितना आया। जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो ग्राफ v वर्सेस t ग्राफ जो टाइम होता है, उसका जो ग्राफ देता है वो पता है क्या देता है? चेंज इन पोजीशन देता है। क्या देता है? चेंज इन पोजीशन, क्योंकि dx by dt है ना, तो x क्या होती है? पोजीशन होती है, और dx क्या होती है? चेंज इन पोजीशन होती है। उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। चेंज इन पोजीशन को हम क्या बोल देते हैं? डिस्प्लेसमेंट, इसलिए हम डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं।
यहाँ पे ये चेंज इन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी नहीं देगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हमें याद रहेंगी तो हम ग्राफ के क्वेश्चन हमसे बन जाते हैं। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अगर मुझे कन्वर्जन करना है ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम टू स्पीड वर्सेस टाइम, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है और आपको स्पीड वर्सेस टाइम में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? मैंने कहा देख लो क्या करते हैं, समझ लेना अपनी लैंग्वेज में, आप उसको लिख लेना। एक एग्जांपल से बता देना। मैंने कहा ये मान लो ये v है और ये t है, ठीक है। आप बोलते हो कि इस तरीके से है। मैंने कहा जरा देखो, ये v वर्सेस t मतलब वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसको अगर आपको स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना है, सेम जर्नी की स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आपको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? सर देखो, जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है, टाइम एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन है, उसको तो एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं। उसको तो हम कैसे ड्रॉ कर देते हैं सर? उसको तो हम एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं। जो भी नेगेटिव वाला पोर्शन है उसको हम एक्सिस को मिरर, टाइम एक्सिस को मिरर मान के उसकी मिरर इमेज बना देते हैं। मतलब ये चीज नेगेटिव होना चाहिए था तो उसको नेगेटिव ना बना के हम उसको क्या बना देंगे? पॉजिटिव बना देंगे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन था नीचे वाला, उसकी हमने क्या कर दी? मिरर इमेज बना दी ऊपर, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जितना भी नेगेटिव पोर्शन होगा, जहां जहां वेलोसिटी नेगेटिव, टाइम एक्सिस के नीचे वेलोसिटी कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो नीचे वाले पोर्शन को जस्ट एक क्या करो, टाइम एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बना दो ऊपर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ, तो वो क्या हो जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना बहुत आसान है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करना बहुत आसान नहीं है। बिकॉज़ अगर मान लो ये ग्राफ से इसमें कन्वर्ट करना है तो आप कैसे बताओगे इसमें से कौन सा वेलोसिटी नेगेटिव था कि पॉजिटिव था? हो सकता है ये वाला, जैसे यहाँ देखो ये पॉजिटिव का पोर्शन ही था, पॉजिटिव से ही आया है। ये देख के आपको पता नहीं ना ये पॉजिटिव का पोर्शन है कि नेगेटिव का पोर्शन है ना। तो आपको ये नहीं पता कि नेगेटिव आएगा वेलोसिटी में कि पॉजिटिव आएगा, इसके बारे में भी आपको नहीं पता कि वेलोसिटी का नेगेटिव पोर्शन का मिरर इमेज बनाई है, ओरिजिनल है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ करना, कन्वर्ट करना बहुत इजी है, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ से वेलोसिटी टाइम कन्वर्ट करने में बहुत सारे परम्यूटेशंस, कॉम्बिनेशन लगते हैं, मतलब बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो आपको ये सीख लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ कन्वर्ट करने का क्या है कि जो भी नेगेटिव वेलोसिटी वाला मतलब टाइम एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होगा उसकी जस्ट मिरर इमेज बना के ऊपर ड्रॉ कर दोगे और आपका स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा, ठीक है भैया। ग्राफ में एक और छोटी छोटी चीजें कुछ और याद रख लो। मैंने कहा था ग्राफ में और चीजें याद रखने वाली क्या है कि सर कुछ पॉइंट्स हैं, डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, ये चीजें कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव। ऑब्वियसली बात है, कभी भी आप ग्राफ बना रहे होगे अगर आपने तो ये ध्यान रखना है ये तीन चीजें कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती उस ग्राफ में, तो आप बोल सकते हो कि वो ग्राफ कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा अगर नेगेटिव हो गई तो। दूसरा मैंने बोला कि सर एन इमेजिनरी लाइन perpendicular to time axis cannot cut the graph more than once। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने ड्रॉ करके देखते हैं, मैंने इसी में समझ लेते हैं। मैंने कहा सर अगर मैं बोलता हूँ, चलो एक अलग से लेते हैं, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है ना, ये ग्राफ मैंने ऐसा बनाया है, ठीक है, और ऐसा बनाना, ये पोजीशन टाइम ग्राफ है मान लो। मैंने कहा सर पूरे ग्राफ में कोई भी ऐसी लाइन हम ड्रॉ नहीं कर सकना चाहिए, एन इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर ऐसी लाइन में कहीं पे भी ड्रॉ नहीं कर सकता जहां पे वो किसी ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा। एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर वो कट कर रहा है इसका मतलब दैट ग्राफ इज इम्पॉसिबल, मतलब दैट इज अ रॉन्ग ग्राफ। मैंने कहा व्हाई सो? मैंने कहा देखो अगर मैं इस टाइम की बात करूं, इस टाइम पे पोजीशन देखो, एक तो पोजीशन ये आ रही है और दूसरी पोजीशन ये आ रही है, इसका मतलब क्या है? मैं एक ही टाइम पर दो जगह पोजीशन आ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं एक ही टाइम पर दिल्ली में खड़ा हूं और उसी टाइम पे मैं मुंबई में खड़ा हूं? ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलोगे नहीं। तो कभी भी आप बोलोगे इसका मतलब ये है कि एक ही टाइम पे दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है। अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता तो आप बोलते एक ही टाइम पे मेरी दो वेलोसिटीज भी पॉसिबल नहीं है, अलग अलग वेलोसिटीज पॉसिबल नहीं हो सकती ना।
मैं एक ही टाइम पे सर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाऊं लेकिन उसी टाइम पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कभी भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर मैं कोई भी लाइन ऐसी ड्रॉ नहीं कर सकता जो कि ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे। मैंने कहा पूरे ग्राफ में कहीं पे भी ऐसी लाइन पॉसिबल होनी नहीं चाहिए। अगर एक जगह भी ऐसी लाइन पॉसिबल हो रही है इसका मतलब दैट इज इम्पॉसिबल ग्राफ। तो 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इम्पॉसिबल ग्राफ में, ये दोनों, इसको बहुत अच्छे से याद रखने होते हैं आपको, ठीक है। इसके बेसिस पे कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑल्दो ग्राफ के बेसिस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हैं अभी तक, बट ग्राफ्स आर इम्पोर्टेंट। थोड़ा सा अगर बेसिक कंसेप्ट अगर आपको आते हैं तो ग्राफ के क्वेश्चंस आप कर पाओगे। इस चैप्टर से मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन से या फिर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम ऑफ डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी, टाइम, इन सब पे। इस चैप्टर से आप जब भी उठा के देखना और ऑन एवरेज एक क्वेश्चन आ जाता है मोशन इन क्वांटिटी से, और वो क्वेश्चन जनरली अभी तक आप उठा के देखोगे तो इक्वेशंस ऑफ मोशन से आया है या फिर आपको बेसिक डेफिनेशन एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी या फिर इन सब की डेफिनेशन से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। या इंस्टेंटेनियस स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, डिफरेंशिएशन वाले, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले आजकल थोड़े ज्यादा ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं। वो एक इक्वेशन दे देंगे आपको, क्या निकालने को बोल देंगे, सर उसकी डिस्टेंस निकाल दो, डिस्प्लेसमेंट निकाल दो, वेलोसिटी निकाल दो, एक्सेलरेशन निकाल दो। तो ये क्वेश्चंस आज की डेट में ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे हम मोशन इन प्लेन की। कोई भी डाउट हो आपको इस पूरे चैप्टर में आप मुझसे पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अच्छा, आप लोगों का इस वेंसडे कोई टेस्ट हुआ था क्या? यस सर। हाँ जी सर, हुआ था। उसका कोई डिस्कशन हुआ हमारी क्लास में? नहीं सर। गलत बात है ये तो, बताना चाहिए ना आप लोगों का कोई टेस्ट हुआ उसमें कोई डाउट वगैरह हो और उसका डिस्कशन ना हो। एक्सपेक्ट टेस्ट का मतलब क्या है? सर वो वापस खुल ही नहीं रहा। क्या हुआ बेटा? वापस खुल ही नहीं रहा तो उसकी डिस्कशन कैसे करें? तो यही डिस्कशन करना चाहिए था कि सर वो क्वेश्चंस वापस नहीं खुल रहे हैं। सर उधर लिखा था आंसर की इज कमिंग सून, तो मुझे लगा शायद आंसर की आने के बाद डिस्कशन होगा। अच्छा, फिर कमिंग सून में आई? नहीं सर, नहीं सर, अभी भी नहीं आई। अच्छा, चेक करूं वापस? नहीं, चलो अभी मत चेक करो, चेक कर लेना क्लास के बाद और मुझे स्क्रीनशॉट भेजना अगर आंसर की नहीं आई होगी। अदरवाइज उसमें आपको एक रिव्यू का ऑप्शन आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर एंड करेक्ट आंसर्स आ रहे होंगे और अगर आप क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो आपका वो क्वेश्चन ओपन होना चाहिए। अगर वो फंक्शनलिटी ऑलरेडी आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई है तो एक आध दिन में आ जाएगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आ गई होगी। तो जो भी हो स्टेटस मुझे जरूर मैसेज कर देना कि सर ऐसा स्टेटस है आज के डेट में। और ध्यान रखना आगे से कभी भी टेस्ट का मतलब तभी होता है कि सर हर टेस्ट के बाद आप उस पेपर को खुद बैठ के पहले दोबारा सॉल्व करो, जो जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए या नहीं आए उनको दोबारा फिर से सॉल्व करो और आने चाहिए। और फिर भी अगर नहीं आए तो फिर उनका डिस्कशन करके उनके डाउट खत्म करो, तभी टेस्ट का कोई सेंस है, वरना सिर्फ टेस्ट देने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर वो क्वेश्चन टेस्ट में पहली बार में बन गए तो दोबारा भी बन जाएंगे। फायदा तो तब है जो नहीं बने उन क्वेश्चन पे हम थोड़े सा स्ट्रगल करें, ठीक है। तो ध्यान रखें हर टेस्ट के बाद हमारा एक डिस्कशन जरूर होना चाहिए, भले ही आपस में हो कुछ भी हो, पर टेस्ट के सारे क्वेश्चन हमें खुद सॉल्व करने चाहिए दोबारा से, एंड देन ओनली यू शुड डिस्कस जो क्वेश्चन तब भी नहीं बने। होता क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास 180 क्वेश्चन आ रहे हैं, टेस्ट में मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, 80 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, क्योंकि टेस्ट में एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, 3 घंटे में खत्म करना होता है, सब कुछ होता है, बहुत सारे एक्सवाइजी फैक्टर्स होते हैं। फिर मैंने बोला कि कोई बात नहीं, टेस्ट खत्म हो गया, उसके बाद मैंने फिर वो क्वेश्चंस ट्राई किए 3 घंटे बैठ के। मैं बता रहा हूँ अब आप 120-130 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। या ऐसा भी होगा कि आपने बोला जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बने या गलत हुए, मैंने सिर्फ उन क्वेश्चन को किया, वो 80 में से 30-40 क्वेश्चन आपसे और बन जाएंगे। समझ रहे हो, टेस्ट में नहीं बने और फिर से करूंगा तो फिर बन जाएंगे। उसके बाद भी अगर कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, हेल्प ली, हिंट ली, सब कुछ देख लिया, नहीं बनते हैं तो उसको डिस्कस जरूर कर लेना, तभी उन चैप्टर्स का उन टेस्ट का कोई फायदा है, अदरवाइज वो फायदा नहीं होगा, ठीक है। चलो नाउ विल मूव। सर अभी भी यही चीज लिखी आ रही है, सॉल्यूशन की विल बी कमिंग सून। चलो कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा स्क्रीनशॉट भेज देना। वैसे आज संडे हो गया ना, आपका वेडनेसडे को हुआ था तो आई थिंक अभी तक आ जाना चाहिए था, अगर नहीं आया होगा तो मे बी 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा, फिर भी मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूंगा टीम के साथ, ठीक है। ओके सर। बट ये चीजें बता दिया करो ताकि मेरी नोटिस में, देखो मेरे पास कई सारे बैचेस हैं, मैं आपको शायद बता दूं, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सिर्फ मेरा बैच है, क्योंकि उसका रीजन क्या होता है, आप लोग नहीं सोचते हो दूसरे बैचेस के बारे में।
मेरे पास कई बार लोग पता डाउट भेज देते हैं सीधा, सर ये डाउट है, दे डोंट इंट्रोड्यूस देमसेल्फ कि सर वो क्या नाम है, किस बैच के हैं, मुझे पता भी नहीं चलता वो कौन सा है। मैं बिल्कुल भी ऐसे एंटरटेन नहीं करता भैया, मुझे बच्चे के बारे में पता होना चाहिए कि भैया वो किस लेवल का डाउट पूछ सकता है, उसका होता क्या है। देखो भाई मुझे मालूम है जब आप डाउट मुझसे पूछते हो तो 95% केसेस में मुझे मालूम है आपका डाउट क्या आने वाला है, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा जब आप आंसर गलत करते हो तो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि बेटा तुमने यहाँ गलती की थी क्या, तुरंत बच्चा बोलता है हाँ सर। तो मुझे मालूम है कि सर उसके आंसर या उसकी प्रॉब्लम कहाँ है और कहाँ वो डाउट उसका फंस रहा होगा, तो मैं बच्चे पे 1 to 1 डिपेंड करता है, मैं उस हिसाब से डील करता हूँ। पहली चीज, जब तक मुझे बैच नहीं पता होगा, नाम नहीं पता होगा, तब तक मैं शायद आपको एंटरटेन भी ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरे पास दिन में कम से कम आप विश्वास नहीं मानेंगे तो 20 से 30 डाउट्स स्टूडेंट्स के आते ही आते हैं। अब उनमें मुझे नाम भी नहीं पता होगा, मुझे पता भी नहीं होगा, तो मैं कैसे एंटरटेन करूंगा। दूसरी और तरीका मैंने आपको बता रखा है, डाउट पूछने का तरीका मेरा क्या होता है, आप मुझे डाउट की स्क्रीनशॉट भेजेंगे, उसके बाद आप अपना खुद का सोल्यूशन भेजेंगे और उसके बाद आप मुझसे पूछेंगे सर मुझे इस पर्टिकुलर स्टेप का नहीं पता आ रहा है समझ में, या ये वाले में मैंने क्या गलती है ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ मुझे में क्या गलती है, इस टाइप के डाउट जब भी होंगे तो ही मैं आपको एंटरटेन करूंगा। या आपको किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है तो आप अपना खुद का कंफ्यूजन वहां पे लिख के दो कि सर मैं ऐसा सोचता हूँ, क्या ये चीज सही नहीं है, तो ही मैं। कुछ बच्चे मुझे भेज देते हैं सर प्लीज सेंड द सॉल्यूशंस, और मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ प्लीज यू सेंड द सॉल्यूशंस, ठीक है। आई विल नेवर सेंड यू द सॉल्यूशंस, नेवर एवर। दिस इज, आप कह सकते हो कि ये मेरी कमजोरी है, मेरी स्टाइल है, जो भी आप समझिए ये, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सॉल्यूशन, अरे मैंने क्या बोला, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन अवेलेबल है, मैं तुमको सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट करके तुमको देता जाऊंगा, उसका कोई फायदा नहीं होगा। मैं चाहूं तो डीपीपी के साथ साथ उसका सॉल्यूशन, कई सारे क्वेश्चन में देखा तो सॉल्यूशन मिल जाता है हिंट में जब आप रिव्यू करते हो, है ना। तो कई लोगों के पास उनके पास टाइप्ड फॉर्म में भी सॉल्यूशंस है, वो चाहते तो तुमको वैसे दे देते हैं, कुछ के टाइप फॉर्म में नहीं है, मैं तुमको वैसे दे दूंगा, मेरे पास वो पड़े हुए हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, बट उससे फायदा नहीं होता, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि हमेशा उसी तरीके से आप डाउट मुझसे पूछेंगे तो ही आपके एंटरटेन होने के चांसेस ज्यादा हैं। और आपने अगर एक साथ कई सारे डाउट्स पूछ दिए तो आई एम सॉरी, मैं आपको जब भी टाइम मिलेगा एक दो डाउट उसमें मैं आपको हिंट देता रहता हूँ, बिकॉज मैं काफी ऑक्यूपाइड रहता हूँ, ठीक है। मैं आपको जस्ट बता देना चाहता हूँ कि क्लासेस के अलावा मैं बहुत सारी चीजों में मतलब इन्वॉल्व रहता हूँ, मैं ऑनलाइन भी काफी स्टूडेंट से कनेक्टेड रहता हूँ, अराउंड 3 to 4,000 स्टूडेंट मैं एट टाइम कनेक्ट रहता हूँ। तो थोड़ा सा ये मतलब सब तरीके से वो बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं, तो बहुत सारे डाउट्स आते हैं मेरे पास, तो सबको एक साथ रिप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मैं यहाँ केल्विन के ही स्टूडेंट को प्रेफरेंस सबसे पहले देता हूँ, बट उसमें भी यार आप ये सोचो कि डेली मैं 200-300 बच्चों को डील कर रहा हूँ यहाँ इंस्टीट्यूट में ही, तो ऑब्वियसली यार सबके डाउट आ रहे हो, आप ये मत सोचा करो मैंने डाउट पूछा और कोई डाउट पूछने वाला है ही नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से थोड़ा सा पेशेंस भी रखें जब आप डाउट पूछ रहे हैं, आपके डाउट्स मिलेंगे। हाँ, अगर कई टाइम बाद नहीं मिल रहा है तो आप एक रिमाइंडर छोड़ सकते हैं, सर प्लीज कैन यू लुक इनटू दिस, रिमाइंडर आप मुझे जरूर कर सकते हैं। कभी कभी हो जाता है कि डाउट बहुत नीचे चला गया, किसी का मैंने नोटिस में नहीं आया, तो आप रिमाइंडर डाल सकते हैं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो बात करते हैं, आज हम बात करेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन प्लेन की बात करते हैं। अगर आपको मोशन इन 1 डायमेंशन आ गया तो मोशन इन प्लेन भी आ गया, इसका मतलब कुछ बचता ही नहीं है फिर तो। मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होता है, ये 2D बॉडीज होती है ना, जैसे ये बोर्ड है, ये एक प्लेन है, एक पेपर ऑफ शीट होता है, ये फ्लोर जो है, ये आपका रूफ जो है, वॉल है, एक वॉल कैसी है, एक प्लेन है, एक 2D सरफेस है। अभी तक हमने बोला केवल एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, केवल एक स्ट्रेट लाइन, मतलब अगर ये बॉडी ऐसे जा रही तो ऐसे चली जाएगी बस, अगर ये बॉडी ऐसे जाती तो आपकी बॉडी ऐसे चली जाएगी बस स्ट्रेट लाइन में। अब क्या हो सकता है कि बॉडी ऐसी जा सकती है, थोड़ी बार ऐसी जा सकती है, थोड़ी बार ऐसे जा सकती है, मतलब वो एक प्लेन में ही रहेगी, बट अभी भी अब उसकी जो डायरेक्शंस होंगी वो दो हो सकती हैं, या तो एक्स बोल दो या वाई बोल दो, ऐसे करके आप बोलते हो दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, उसको हम 2 डायमेंशन मोशन भी बोलते हैं। अब देखो इनको स्टडी करने का तरीका क्या होता है, देखो इसका सिंपल सा तरीका होता है, हम बोलते हैं प्लेन में 2 डायरेक्शन लेते हैं और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर लेते हैं। वेक्टर्स में भी आपने देखा होगा कि अगर हम 2 कंपोनेंट्स लेते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। रिजोल्यूशन के टाइम पे हमने ये बात की थी और किसी ने मुझसे डाउट भी पूछा था, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद से कामाक्षी ने पूछा था डाउट कि सर हम क्यों रिजॉल्व करते हैं। कामाक्षी, एम आई राइट? यस सर। आपने पूछा था ये डाउट? हाँ जी। हाँ बोलिए, ना बोलिए, तुम लोग कैसे हो रहे हैं? सर मैंने पूछा। हाँ अच्छा, चलो ऊंचा सुनता हूँ भाई, है ना, इसलिए मैं चीख चीख के चिल्लाता भी हूँ शायद, तो वैसे ही बात है कि जैसा मैं हूँ वैसे ही मैं सबको समझता हूँ कि सब ऊंचा सुनते होंगे, तो मैं ज्यादा चीखता भी हूँ। मेरे बगल में कोई मुझसे बात करता है तो कई बार वो बोलता है भाई धीरे बोल, और मैं 10 सेकंड धीरे बोलता हूँ, 11वें सेकंड में फिर वैसे ही बोलता हूँ, ठीक है।
आप विश्वास नहीं मानेंगे, मैं बहुत कंट्रोल करके बोल रहा हूँ अभी आपके सामने। ये आपको शायद फील हो भी रहा होगा कि मेरी क्लास चलते चलते मेरा टोन बढ़ जाता है, कि वो मेरा नेचुरल है, वो टैलेंट है, अंदर से निकलता है। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत स्लो आराम से बोलूँ। खैर, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, मैंने कहा सर रिजोल्यूशन करने का फायदा ये होता है कि मैं अगर दो अलग अलग डायमेंशन में वेक्टर के कंपोनेंट लेता हूँ, वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो मैं उनको अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ सकता हूँ और बाद में दोनों का रिजल्टेंट लूंगा तो मुझसे नेट वेक्टर मिल जाता है। तो मोशन इन टू डायमेंशन में हम उस कैरेक्टरिस्टिक को, उस प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हैं। हम क्या करते हैं, दो स्ट्रेट लाइन मोशन अलग अलग डील करते हैं। सर एक्स का अलग करेंगे, वाई का अलग करेंगे और बाद में दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे, दैट इज योर मोशन इन प्लेन। और वन डायमेंशन मोशन हम पढ़ चुके हैं, जो अभी तक पढ़ के आए हैं वही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो मतलब ये आप मान के चलो कि मोशन इन 2D आपका हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मैंने कहा चलो देखते हैं कैसे करते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल जरा देखो, पहले अगर आपको याद हो तो हम केवल बात करते थे पोजीशन को हम x के टर्म में लेते थे। कैसे लेते थे? x के टर्म्स में लेते थे। केवल x, जो भी डायरेक्शन का मोशन होता है उसको x मान लेते थे। अब जरा ऐसा होगा, मैंने कहा मान लीजिए देखो ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है और ये आपका ऑर्बिट है। अब अगर कोई पार्टिकल यहाँ पर है, a पार्टिकल, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? आप बोलते हो हमेशा एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जाता है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है सर? रेफरेंस, ऑब्जर्वर या ऑरिजिन, इससे एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये ऐसा, ये जो वेक्टर है इसको हम बोल रहे हैं आर ए वेक्टर, इसको बोल देते हैं आर ए वेक्टर। क्या हो गया सर? इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जो हम पोजीशन बोलते थे, अब इसको हम प्रॉपर्ली पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, मैंने कहा सिमिलरली अगर ये पॉइंट बी है तो आप बोलोगे ये जो वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, मैंने कहा सर इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। अब मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ। ये किसके रिस्पेक्ट में बात है? ऑरिजिन के। जब हम रिस्पेक्ट ऑरिजिन होता है हमारा, तब हम उसको रिस्पेक्ट नहीं लिखते कायदे से। तो ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर मैं ऑरिजिन चेंज कर दूंगा तो मेरा रिस्पेक्ट चेंज हो गया, तो मेरे वेक्टर्स भी चेंज हो जाएंगे। लेकिन मुझे मालूम है ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में तो मैं रिस्पेक्ट नहीं लिखता हूं, मैं उनको एब्सोल्यूट लिखता हूं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये अंडरस्टूड है कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। बट सिमिलरली अगर मैं अब ए से बी की तरफ ये वेक्टर ड्रॉ करूंगा, देखो ये, तो ये क्या हो गया? दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये क्या हो गया? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी आप पढ़ चुके हो शायद से, तो आपको थोड़ा आइडिया भी होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, सॉरी बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रिलेटिव पोजीशन देखो, ओ से ड्रॉ की थी तो हमने बोला था वो ओ के रिस्पेक्ट में ऑरिजिन पोजीशन वेक्टर है ए का, और ओ ऑरिजिन था इसलिए हम उसको विद रिस्पेक्ट नहीं लिखते। लेकिन जब मैंने ए से बी की तरफ जो ड्रॉ किया वेक्टर, ये क्या दे रहा है? बी का पोजीशन वेक्टर दे रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में दे रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे तो बोलते हैं आरबीए, रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, दैट इज इक्वल टू, आपको पता है दैट इज इक्वल टू आरबी माइनस आरए होगा। अगर रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट आपको याद है तो आपको ये भी पता होगा इसके बराबर होगा आरबी माइनस आरए। नहीं भी पता है तो मैं आपको देखो बता देता हूं। सर ये दो वेक्टर्स हैं, अगर मैं इनको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करूंगा तो ये वाला डायगोनल क्या देता है? डिफरेंस देता है। ये वेक्टर बी पे खत्म हो रहा है तो आपको मालूम है ये क्या देगा? आरबी माइनस आरए। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और बी वेक्टर यहाँ पे क्या है? आरबी। तो मुझे मालूम है ये क्या देगा? आरबी वेक्टर माइनस आरए वेक्टर। अरे सर इसी को तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हैं, इसी को तो हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट भी तो यही बोलते हैं। मेरा फाइनल पॉइंट क्या है? बी। इनिशियल पॉइंट क्या था? ए। तो फाइनल माइनस इनिशियल को भी क्या बोलते हो? डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। तो इसी चीज को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी बोलते हो, और दैट इज इक्वल टू आरबी माइनस आरए। क्या बोलते हो इसको? सर दैट इज इक्वल टू आरबी माइनस आरए। तो आप क्या बोलोगे? ये ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट है। हाँ बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट है यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या बोलोगे कि सर इसके दो पॉइंट्स होंगे, मैंने बोल दिया x1 और y1। सर इसके भी दो पॉइंट होंगे, मैंने बोल दिया x2, y2। दो कोऑर्डिनेट्स होंगे ए और बी के। तो अगर मैं लिखना चाहूं आर ए वेक्टर को ड्रॉ करूं, देखो आर ए वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होगा ये वाला कंपोनेंट। जरा देखो ये डिस्टेंस क्या होगी? x1 के बराबर होगी क्या? समझना, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? x1 के बराबर होगी अगर इसका x कोऑर्डिनेट x1 है। सिमिलरली आप बोलते हो ये वाला कंपोनेंट जो लोगे ये किसके बराबर होगा? ये x1 के बराबर होगा और ये y1 के बराबर होगा। तो अगर मैं आर ए वेक्टर को लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? x1 i कैप प्लस y1 j कैप, अगर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है। ठीक है, मैंने कहा आर बी वेक्टर को लिखना चाहूं तो क्या लिखोगे? आप बोलोगे सर x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ऐसे लिख सकते हो आप, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मुझे लगता है।
आर ए वेक्टर के दो कंपोनेंट है, एक x1 क्लियर। अब जरा देखो, मैंने कहा जब मैं आर बी माइनस आर ले रहा हूँ सर आज बेटा स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही। क्यों क्लियर नहीं आ रही? नहीं। एक सेकेंड। हाँ बेटा बाकी लोग नहीं आ रही सर, क्लियर क्लियर है सर। कोई बात नहीं बेटा, कामाक्षी थोड़ा पेशेंस रखो, तुम्हारे पास भी आ जाएगी। थोड़ा नेट का फ्लक्चुएशन हो रहा होगा तुम्हारे साइड पे, ठीक है। आप सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, मे बी एक आध मिनट में तुम्हारे साइड पे हो जाए। होता है कभी कभी 1 to 1 नेट फ्लक्चुएशन होता है। मैंने कहा जरा देखो, अगर मुझे आर बी माइनस आर ए चाहिए, मतलब आप बोल सकते हो रिलेटिव पोजीशन चाहिए या फिर आप डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो क्या करोगे सर? दैट इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो लिखोगे x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। देखो आपने किया क्या सर, आर ए के दो कंपोनेंट्स थे x1 और y1, आर बी के भी दो कंपोनेंट्स थे x2 और y2। आपने क्या किया सर, x1 डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या करोगे सर, x2 माइनस x1 होता है ना, अगर x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, और y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो क्या लिखोगे, y2 माइनस y1 लिखोगे, और दोनों को कंबाइन कर दोगे, वेक्टर सम कर दोगे, तो क्या आ गया देखो, नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो आपने क्या किया, आप चाहो तो x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अलग निकाल लो, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अलग निकाल लो, और दोनों को कंबाइन कर दो। वही किया आपने, या मैं डायरेक्टली भी लिख सकता हूँ, साथ में आई कैप और जे कैप के टर्म्स में एक ही बात है। देखो ये x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, ये y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा, और दोनों को कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, डिफरेंशिएट करूं, अगर बोलूं ये क्या है, ये है सर आरबी है, क्या है ये आरबी है, यही तो क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ना, या रिलेटिव पोजीशन वेक्टर हो गया। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, देखो अगर ये आर ए वेक्टर है, x1 आई क्या प्लस y1 ये क्या, मैंने कहा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dRA/dt, क्या देगा ये, क्या बताएगा कोई, क्या देगा, ये मुझे देगा वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हैं, एक x डायरेक्शन में, तो आप बोलोगे क्या देगा, dx1 dt आई क्या प्लस dy1/dt j क्या, इसको क्या बोलोगे सर, ये आपका vx कंपोनेंट है a का i क्या, और ये क्या है vy कंपोनेंट है a का j है, और ये आपकी नेट वेलोसिटी है। कहने का मतलब क्या है, मैं चाहता तो यहां से निकाल तो dx1/dt, आप बोलते सर ये x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आ जाता, मैं बोलता सर dy1/dt ये y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी आ जाता, और दोनों का रिजल्टेंट ले लेता, तो भी यही आता, आइए ना। तो आप चाहो तो अलग अलग सॉल्व करके बाद में रिजल्टेंट ले लो, या फिर आप कह सकते हो कि सर एक साथ आई कैप जे कैप के टर्म्स में आप इसको सॉल्व करते चले जाओ, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम इस तरीके से 2D सॉल्व करेंगे। मैंने कहा जरा इसका देखते हैं कैसे करेंगे, इसको जरा स्क्रीनशॉट लो, ये एग्जांपल में सारी चीज समझ नहीं है। मैं एक एग्जांपल से सारी समझने की कोशिश करूंगा। एग्जांपल है r वेक्टर इज इक्वल टू t स्क्वायर i कैप प्लस 2t। कहने का मतलब क्या है सर, ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है किसी का, किसी बॉडी का, इसमें i कैप और j कैप दो कंपोनेंट हैं, दोनों ही टाइम डिपेंडेंट है, दोनों ही कैसे टाइम डिपेंडेंट है। मैंने कहा इसको बोलते हैं हम x कंपोनेंट, क्या बोलते हैं इसको हम x कंपोनेंट, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x कंपोनेंट किसके बराबर है, t स्क्वायर के बराबर, और y कंपोनेंट किसके बराबर है, 2t के बराबर, ठीक है। आप बोलते हैं सर इसको अगर मैं dx/dt देता, तो dx/dt मतलब क्या हो गया, dx कंपोनेंट आ जाता, दैट इज इक्वल टू 2t। ऐसे मैं क्या निकालता,
dy बाई dt निकाल देता सर, dy बाई dt किसके बराबर आता है 2 के बराबर, मतलब dy किसके बराबर आता है 2, आया ना। मैंने कहा बोलो सर नेट वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी सर, उसका x कंपोनेंट ले लो वेलोसिटी का i कैप प्लस dy कंपोनेंट ले लो j कैप, ऐसे लिख पाओगे, आया ना। मैंने कहा x कंपोनेंट कितना आ रहा है सर 2 दिया है, और आप बोले y कंपोनेंट कितना आ रहा है सर 2 आ रहा है, ये आ गया आपका वेलोसिटी। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर देते, डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते तो देखो i कैप के साथ वाला डिफरेंशिएशन i कैप में रख देते और y कैप के साथ वाला डिफरेंशिएशन y कैप में रख देते, तो भी आंसर यही आता, क्योंकि हमने अलग अलग तोड़ के पढ़ लिया और बाद में कंबाइन कर दिया, एक ही बात आ रही है। या फिर मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता चला जाता तो भी एक ही बात आती है। मैंने कहा सर अगर कोई मुझसे बोले t = 1 पे बताओ मैग्नीट्यूड कितना था वेलोसिटी का, तो आप क्या बोलोगे सर t = 1 रखोगे यहाँ पे और यहाँ पे भी रख दोगे, तो आप बोलोगे ये कितना है 2i कैप प्लस 2j कैप, ये तो मेरा वेलोसिटी वेक्टर आ गया कब पे, जब t = 1 था। मैंने कहा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका आता है कि i कैप वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y j कैप वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट में आता है प्लस करते हैं, 90 डिग्री पे है दोनों। तो इस टाइप के फॉर्मेट में जब वेक्टर लिखा होता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना हमको आता है ना, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट में, अरे सबको आता है ना। यस सर, यस सर, यस सर। देखो वेक्टर्स, फिर से वेक्टर्स रोल आपके लिए आने लगे। देखो अभी तक तो वेक्टर मैंने कहा था वेक्टर आपके बहुत यूज होने वाले हैं, देखो आ जाएंगे वेक्टर्स आपके। अगर कोई मुझसे एक्सप्रेशन पूछे तो क्या करोगे, फिर से आप क्या कर सकते थे, vx को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ax आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ay आ जाएगा, फिर उनको कंबाइन कर दो। मैंने एक काम करो ना यार, डायरेक्टली तो कर सकते हो, इसको डिफरेंशिएट करो तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 2y कैप, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये आ जाएगा 0j कैप, ये आ जाता है एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन के भी दो कंपोनेंट आ गए i कैप और j कैप में। तो इस तरीके से आप 2D मोशन को क्या कर रहे हो, क्या मैंने कोई अलग नई चीज पढ़ाई है अभी तक, क्या वही वो जो 1D में पढ़ा था वही चीजें बार-बार यहाँ अप्लाई हो रही हैं, बस यहाँ पे दो बार लग रही है, एक बार x पे लग रही है सेम चीज, एक बार y पे लग रही है। पोजीशन वहां पहले x = 2t² दिया जाता था, अब x = 2t² + 3t ऐसे नहीं दिया जाएगा, अब r = दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें x कंपोनेंट भी हो सकता है, y कंपोनेंट भी हो सकता है अगर 3D हो जाए तो z कंपोनेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो बस इतना सा फर्क आएगा, पहले x = t² + 3t + ऐसा देते हैं, अब क्या लिखा r = t² i कैप, ये x डायरेक्शन के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, पोजीशन की इक्वेशन है, ये y कैप के डायरेक्शन की पोजीशन की इक्वेशन है, मतलब हमें दो है, अब पोजीशन कितनी है, दो डायरेक्शन में आ रही है, तो आप बोलोगे सर डिस्प्लेसमेंट भी दो डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी भी दो डायरेक्शन में होगी, एक्सेलेरेशन भी दो में हो सकता है, ठीक है। बस हमें उनको सॉल्व करते जाना है और हम कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। इसमें अगर किसी को कोई भी दिक्कत आ रही है तो पूछ लो, वरना हम फिर आगे बढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, जिससे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट एवरी ईयर आते ही आते हैं, ठीक है। एक आप मोशन इन प्लेन से भी ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखें, कभी-कभी दो भी आ जाते हैं, बट एक क्वेश्चन ऑन एन एवरेज आता ही आता है। देखिए एक क्वेश्चन आता है तो जनरली 1 से 1.5 लेक्चर में खत्म हो जाता है, जहां 3 क्वेश्चन आएंगे तो देखना वो चैप्टर 2 से 3 लेक्चर, 3 से 4 लेक्चर भी ले लेता है। जैसे रोटेशन की बात करें, रोटेशन से 3 क्वेश्चंस आते हैं, अब रोटेशन 1 या 1.5 घंटे में खत्म नहीं हो पाएगा, वो कम से कम मान लो 3 से 4 लेक्चर ले लेगा, तो पूरा रेशो वही आ गया। मोशन इन 2D अगर मैं कहता हूं 2 लेक्चर ले रहा है और मुझे वो 1 से 2 क्वेश्चन देता है, कितने देता है, 1 से 2 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन मिनिमम और कभी कभी 2 भी दे देता है। वही रोटेशन अगर 4 से 5 लेक्चर ले रहा है तो क्वेश्चन भी कितना दे रहा है, 3 तो दे ही रहा है, तो देखो टाइम लगभग डबल लग रहा है, डबल या डबल से ज्यादा लग रहा है, आप बोलते हो तो क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, डबल या डबल से ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर मैंने कहा मोशन 1D से एक क्वेश्चन आ रहा है तो वो 3 टाइम दे रहा है, टाइम भी आप देखो 4 से 5 लेक्चर लग रहे हैं, यहाँ 1 से 2 लेक्चर लग रहा है ना। और अगर इससे दो क्वेश्चन आ रहे हैं, उससे 3 आ रहे हैं, तो आपका अगर लगभग 1.5 गुने आ रहे हैं, 1.5 गुने आ रहे हैं, तो टाइम भी 1.5 से 2 गुना ही लग रहा है, ऑलमोस्ट सेम टाइम लगता है पर क्वेश्चन अगर आप निकालोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे चैप्टर मिल जाए जिसमें क्वेश्चन कम क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और टाइम कम लगता है। चलो इसकी बात करिए, हम बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, यही चीज हम प्रोजेक्टाइल मोशन में करने वाले हैं। प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टाइल का मतलब क्या होता है, फिर से आप बोलोगे सर ये फ्री फॉल ही है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी लगेगा। अभी तक क्या करते थे, आप बॉडी को ऊपर थ्रो करते थे और बॉडी वापस नीचे आ जाती थी,
अब हम एग्जैक्टली ऊपर ना थ्रो करके हम कुछ एंगल पे थ्रो करेंगे, ठीक है, बाकी सारे मोशन वही होने वाला है, उसी को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। केवल मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे, फ्रिक्शन जीरो होगा, ये मान के चलो एयर फ्रिक्शन आपका नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल में आप क्या करते हो, देखो बॉडी को, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, आप क्या करोगे, अब बॉडी को किसी एंगल पे थ्रो कर दोगे यू स्पीड से। हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे आपने इसको थ्रो किया, थीटा एंगल पे। तो जब आप इसको थ्रो करते हो तो ये बॉडी कैसे जाती है, तो ये कुछ ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ठीक है। अब मैंने कहा सर देखो इसको क्या करेंगे, ये बेसिकली देखो ये हॉरिजॉन्टल भी जा रही है और वर्टिकल भी मोशन कर रही है, सबको दो डायमेंशनल मोशन दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल भी मोशन कर रही है और वर्टिकल में भी मोशन हो रहा है ना। हाइट भी कम ज्यादा हो रही है और डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो कम ज्यादा हो ही रही है। हम इसको दो बार में दो उसमें पढ़ लेते हैं सर, एक एक्स डायरेक्शन का मोशन हम पढ़ेंगे और एक वाई डायरेक्शन का मोशन हम पढ़ेंगे। एक्स डायरेक्शन में देखो ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, यू क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होती है, उसको हम प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं, प्रोजेक्शन वेलोसिटी या वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन भी बोल देते हैं। अब इस u के दो कंपोनेंट होंगे, आप बोलते हैं इस u के हम क्या कर सकते हैं, दो कंपोनेंट कर सकते हैं। एक होगा आपका ux, इसका x कंपोनेंट जिसको हम ux बोल देंगे, और एक होगा इसका uy जिसको हम y कंपोनेंट बोल देंगे। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? दिस इज द x कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी एंड दिस इज द y कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अब आप क्या बोलोगे सर ux की वैल्यू क्या होगी, क्या निकाल पाओगे आप, ux की वैल्यू क्या लिखोगे, आप कुछ बता पाओगे? u cos थीटा, u cos थीटा। ये थीटा एंगल जिस साइड के साथ बनाता है उस उसमें होता है u cos थीटा। तो आप बोलोगे सर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, u cos थीटा। बहुत अच्छे। अच्छा एक्सेलरेशन इन द एक्सेलरेशन कितना होगा, कोई बता पाएगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है सर 0। एनीवन एल्स? अरे और कोई कुछ तो बोलो यार। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? क्या ये बॉडी जब हॉरिजॉन्टल जा रही है तो क्या इसको कोई इसकी स्पीड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बढ़ा या घटा रहा है, ऐसा कोई फोर्स दिख रहा है? एनीवन? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है बेटा? सर नीचे डाउनवर्ड्स। वाई डायरेक्शन में। क्या हाँ, उसका y कोई direction। कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कोई होगा? No, परपेंडिकुलर sir। डायरेक्शन में इस कंपोनेंट का कोई रोल प्ले नहीं होता, ये तो पता है ना। किसी भी वेक्टर का उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई रोल प्ले नहीं होता। वेलोसिटी ग्रेविटेशन किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, उसका एक्स डायरेक्शन में कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा, मतलब उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आप बोलोगे एक्सीलरेशन इन दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। ठीक है, मैंने कहा मान लो ये बॉडी चलते चलते किसी इंस्टेंट पे यहाँ पहुंच गई, किसी रैंडम टाइम t पे ये यहाँ पहुंच गई है। अब इस टाइम की इसकी वेलोसिटी क्या होगी सर? टेंजेंट होगी अपने पास में, ये होगी इसकी इस टाइम पे वेलोसिटी। आप बोलोगे सर इसका भी दो कंपोनेंट होंगे, एक बोलोगे vx और एक बोलोगे vy, दो कंपोनेंट होंगे। और मान लो इस टाइम पे कितना एंगल बना रही होगी हॉरिजॉन्टल से, अल्फा। तो vx क्या होगा, देखो इनिशियल वेलोसिटी ux है, फाइनल वेलोसिटी vx है, कितने टाइम बाद, t टाइम बाद, और एक्सेलरेशन आपको पता है 0। तो फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या लगाओगे? आप बोलोगे सर vx = ux + ax * t, ऐसे तो लगाओगे। ax कितना है 0, तो ये टर्म तो कितना हो गया 0। अरे जब एक्सेलरेशन ही 0 है तो क्या x कंपोनेंट चेंज होगा कभी? हाँ या ना? अरे बोलो यार। ओशन क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है ना, मतलब वेलोसिटी कोई चेंज कर ही नहीं रहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी विल ऑलवेज रिमेन द ux, या फिर आप बोलोगे उसको u cos थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। आई होप इसको इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं पे भी दिक्कत हो यही पूछना, मतलब प्रोजेक्टाइल समझ में नहीं आया और ये समझ में आ गया तो प्रोजेक्टाइल समझ में आ गया। मैंने कहा बाय डायरेक्शन की बात कर ले। uy क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी की बाय डायरेक्शन कितनी होगी बताओ? u sin थीटा। u sin किसी कोई एक्सेलरेशन इन द बाय डायरेक्शन कितना होगा? सर -g। वेरी गुड, -0। क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, ध्यान रखिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर ये y कंपोनेंट देखो, किसी भी t टाइम बाद y कंपोनेंट निकालना तो आप क्या लिखोगे? vy = uy + ay * t। इसमें किसी कोई दिक्कत? आप बोलोगे सर uy की वैल्यू रख दो,
u sin थीटा माइनस जी टी, ये की एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है माइनस जी, तो ये आ गया आपका v वाई कंपोनेंट। तो इस इंस्टेंट पे मैं v लिख सकता हूँ सर, v वेक्टर इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। vx कितना है सर, u cos थीटा i कैप प्लस vy कितना है सर, u sin थीटा माइनस gt ठीक है। अब आप देख लो, ये आपको वेलोसिटी मिल गई आपको किसी भी रैंडम टाइम t पर। मैं बोलता हूँ मैंने u स्पीड से थ्रो किया एंगल थीटा पर, तो बताओ t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्या आप बता पाओगे? u आप लोग उसका मैग्नीट्यूड पूछ लिया, कोई बात नहीं, x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर ऐड कर दो और अंडर रूट ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। कोई पूछे नहीं मुझे तो x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चाहिए, मैंने कहा ये रहा। कोई पूछे y कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चाहिए, मैंने कहा ये रहा। सारी चीजें तो आपके सामने है। किसी भी बुक में ये चीजें नहीं निकलवाई जाती हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूले, मैक्सिमम हाइट, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब तो निकलवाए जाते हैं, ये नहीं निकलवाए जाते। और मैं इसलिए बोलता हूँ ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो आधे क्वेश्चन खत्म हो गए। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से, ठीक है? इसमें कहीं का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा जरा देखो आप क्या करेंगे, मैंने बोला था टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें। एक्चुअली जरा देखो टाइम ऑफ फ्लाइट डिसाइड कौन करेगा? क्या टाइम इससे फर्क पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कितनी दूर जाके गिरेगा तो उस हिसाब से टाइम पता चलेगा, या आप बोलोगे बॉडी ऊपर वाला मोशन करके वापस नीचे जमीन को जैसे टच करेगी आप बोलोगे दैट विल डिसाइड द टाइम ऑफ फ्लाइट। मेरी बात सुनते जाना, ये फिगर, ये क्वेश्चन हो कैसे रहा है? आपने बोला बॉडी को ऊपर फेंका होता, बॉडी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, ग्राउंड को हिट करेगी, आप बोलोगे इतना टाइम लगा, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये मोशन पता कैसे हो रहा है, बॉडी ऊपर जा रही है, साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल भी जा रही है, समझते जाना, ये बॉडी ऊपर जा रही है और साथ साथ ये हॉरिजॉन्टल भी चली जा रही है। बट ऊपर वाला मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन अलग अलग है। अगर मैं केवल ऊपर वाले मोशन को देखूं, भूल जाऊं हॉरिजॉन्टल को, तो पता क्या हो रहा है, वही मोशन हो रहा है जो आप पढ़ चुके भंडी में। बॉडी ऊपर जा रही है और साथ साथ हॉरिजॉन्टल जा रही है और नीचे आके ये यहाँ पे ग्राउंड को हिट कर गई। तो हु विल डिसाइड द टाइम ऑफ फ्लाइट? सर वर्टिकल मोशन। ये वही वर्टिकल मोशन है जो पहले था, बस हमने साथ में हॉरिजॉन्टल मोशन लगा दिया, इसकी वजह से ये बॉडी आगे भी चली गई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो उस मोशन का होता था, किसी को याद है अगर यू स्पीड से थ्रो करते थे तो कितना होता था टाइम ऑफ फ्लाइट? एनीवन? सर 2u/g। 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट वही है, देखो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट इज अगेन 2u/g, बट यहाँ पे u की वैल्यू क्या हुई, y कंपोनेंट आया ना, क्या होगा यहाँ पे y कंपोनेंट, और y कंपोनेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, u y कितना होता है, तो आप बोलोगे 2u sin थीटा बाय, यही फॉर्मूला पढ़ा है टाइम ऑफ फ्लाइट का। क्लियर है? तो भाई साहब वर्टिकल डायरेक्शन के मोशन की बात कर रहे हैं, फॉर्मूला वही लगने वाले हैं, कैसे निकाला था, वही टाइम ऑफ असेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। हाँ एग्जैक्टली ये वही होगा, जितना टाइम बॉडी को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम बॉडी को नीचे आने में लगेगा। बिल्कुल वो सारे रूल्स यहाँ पे भी चलेंगे जो आपने ग्रेविटी में पढ़े थे। जितना किसी भी सेम हाइट पे आप बोलोगे जो ऊपर जाते टाइम स्पीड होगी वही नीचे जाते टाइम स्पीड होगी। हाँ सर, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, किसकी, वर्टिकल की बात हो रही होगी केवल। तो वो सारे फंडे यहाँ पे वर्टिकल मोशन में एज लग रहे होंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट इस फॉर्मेट में ही याद रखोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। देखो ये वाला फॉर्मेट मुझे ज्यादा इजी लगता है क्योंकि ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं। बस यहाँ पे देखो ऊपर फेंकने वाली स्पीड कितनी थी इनिशियल, वो u ना होके क्या थी, केवल uy था, इसलिए यहाँ पे आंसर uy में आया। अच्छा, मैक्सिमम हाइट पे वहां पे वेलोसिटी कितनी हो जाती थी बताया हो भाई? मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, 0। तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैंने कहा ये कोई पॉइंट होगा मैक्सिमम हाइट, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एनीवन? 0 वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी 0 होगी, वर्टिकल की 0 होगी, हॉरिजॉन्टल में तो कोई चेंज होगा ही नहीं ना, कांस्टेंट है हॉरिजॉन्टल तो आपने बोला हम तो वर्टिकल मोशन से कंपेयर कर रहे हैं ना उसको, वो हॉरिजॉन्टल तो अलग है। तो आप बोलोगे एट मैक्सिमम हाइट vy 0 हो जाएगा, और बोलोगे vx कितना होगा? सर vx तो कितना होगा? सर वो u cos थीटा ही होगा। अब इसमें देखो ये टर्म 0 कर दो,
तो v कितना बचेगा u cos थीटा। इसे बोलते हैं इस पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट पे उसकी जो नेट वेलोसिटी है वो भी u cos थीटा ही बचती है, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट तो कितना हो गया, 0 हो गया ना, केवल ये वाला कंपोनेंट बचता है, तो वही उसकी नेट वेलोसिटी हो जाएगी, केवल एक ही कंपोनेंट बचेगा। ध्यान रखिए मैक्सिमम हाइट पे कौन सा कंपोनेंट 0 होगा, y वाला, क्योंकि सर वर्टिकल वाले की कंपेयर कर सकते हैं ना, हॉरिजॉन्टल को तो कंपेयर नहीं कर सकते ना। तो आपने v = u + atc तो टाइम निकाला था, मैंने कहा यहां से भी निकालोगे तो यही आएगा, देख लेना, ये जो निकाल के आओगे। मैंने कहा मैक्सिमम हाइट निकालो। अच्छा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला याद है, अगर आपने u स्पीड से थ्रो किया है तो व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द बॉडी ग्रेविटेशन में, बताया कोई? सर u² 2g, u²/2g, u²/2g, यही फॉर्मूला होता था, यस और नो? यस सर। यस यहाँ पे ये u की जगह पे क्या जाएगा, uy हो जाएगा। दैट्स इट। फॉर्मूला याद है आपको, uy की वैल्यू रख दोगे तो ये क्या हो जाता है, u² sin² θ/ 2g। अब आपको याद ये याद दिलाए जाते हैं, मैं कहता हूँ ये याद रखो ना यार, क्यों याद रखना है वो, ये तो हम निकाल पाएंगे ना यार। uy क्या है यहाँ पर, uy u sin θ है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? नो सर। समझ में आ गई चीजें, याद रखना थोड़ा इजी होगा। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज जानते हो क्या होता है? सर ये ग्राउंड को हिट करते टाइम, ग्राउंड को हिट करने से पहले कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल कर ली है, उसी को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अब आपने बोला हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना कितना आसान है, सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन करना है ना, मुझे क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का मोशन पढ़ो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन पता है, और कितने टाइम के बाद आपको फाइंड आउट करना है जब वो बॉडी हिट करे, कहां पे, ग्राउंड को, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम कितने टाइम की बात कर रहा हूँ, जब ये बॉडी हिट करेगी, मतलब कितने टाइम हवा में रहेगी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उतने टाइम तो हवा में रहेगी। उस पीरियड में इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल कर ली होगी, मैंने कहा एक्सेलरेशन तो 0 है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मतलब वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कैसी है, कांस्टेंट। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा, सर स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस कैसे निकालते हो आप बोलोगे सर स्पीड इनटू टाइम। आपने बोला तो हॉरिजॉन्टल रेंज किसके बराबर होगा, सर हॉरिजॉन्टल रेंज जो होगा दैट इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी, ux इनटू टाइम, टाइम कौन सा, टाइम ऑफ फ्लाइट। कितने टाइम तक ये हॉरिजॉन्टल चला है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम तक। तो सर r का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ux इनटू t। मेरे बहुत अच्छी बात है, मैंने कहा अगर r t की वैल्यू रख दो कितना है, 2u/c, तो जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है 2ux इनटू u/c। ये है रेंज का फॉर्मूला। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, रटने वाले कोई फॉर्मूले है ही नहीं, जो रटेगा मैं कहता हूँ उससे जल्दी तो आपको यही याद आ जाता है। मैंने कहा वैल्यू रख दो, तो रेंज का जो फॉर्मूला क्या आएगा, 2 टाइम्स ऑफ ux होता है u sin थीटा, और ये होता है u cos थीटा, सॉरी ux होता है u cos थीटा, और uy होता है u sin थीटा, और अपॉन कितना होगा g। अब एक चीज देखो, थोड़ा सा इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगता है कि सर sin 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू 2 sin of थीटा इनटू cos थीटा। यहाँ थीटा है तो ये sin 2 थीटा पे कन्वर्ट हो रहा है, तो sin 2 थीटा क्या है, 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। मैं कहा देखो u इनटू u क्या हो जाएगा, u², तो आप बोलोगे रेंज का जो फॉर्मूला है वो आया u² इनटू 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन g। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, या फिर आप इसको u² sin 2 थीटा बाय g से भी याद रख सकते हो। मैं कहता हूं अगर आपको ये याद रह जाएगा आप किसी भी फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी रटने वाली कोई बात नहीं है इसमें। जहां तक किसी को लग रहा है सर बहुत टफ चीज पढ़ाई है, या फिर ऐसा लग रहा है सर प्रोजेक्टाइल पहली बार इतना इजी लग रहा है, एनीवन आप बोल सकते हो कि नहीं सर मुझे तो प्रोजेक्टाइल में अभी भी डर लग रहा है। गाइस हाँ ना, कुछ बोलना है, जैसा लग रहा है वैसा बोलना है, अपनी फीलिंग्स बोलनी जरूर है। नो सर। नो का मतलब क्या है, कि नहीं बोलेंगे? अरे नहीं बोलेंगे ना। क्या प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन बनेंगे, क्या फॉर्मूले रटने में दिक्कत होगी मुझे? नहीं सर, मतलब रटना क्यों है, मतलब आ गया। क्या आपको लगता है कि सर ये मेथड से मुझे लगता है कि मुझे फॉर्मूले रटने में आसानी होगी या याद रखने में आसानी होगी?
या पहले आपने जो लर्न कर रखे हैं वो आपको आसान लगते हैं? मुझे जो भी आपको लगता है आप उस तरीके से कर सकते हैं। सर ये वाला आसान लग रहा है। पक्का आसान लग रहा है? यस सर, यस सर। मुझे तो ये वाला ठीक लगा सर। ये वाला कंसेप्ट अच्छे से सीख लेना। क्वेश्चंस अब आजकल कंसेप्चुअल बनते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूले क्वेश्चन बनना बंद हो गए हैं। मैं इसे तो फॉर्मूला लिखवाता ही नहीं हूँ। कंसेप्ट क्वेश्चन ये छोटी छोटी चीजों से बनते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं प्रोजेक्टाइल के, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सिंपल। पता है अभी 1 साल या 2 साल पहले पता क्या क्वेश्चन दिया था उसने? पता है एक यू कंपोनेंट दे दिया, तो एक्स कंपोनेंट दे दिया वेलोसिटी का या डिस्प्लेसमेंट का, और वाई कंपोनेंट दे दिया था और पूछा था बताओ उसकी रेंज या टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ दिया था। समझ रहे हो ना? एक्स कंपोनेंट दिया अलग से x के टर्म्स में x = 2t² कुछ करके, y कंपोनेंट दिया y = 2t करके। तो उसने u भी नहीं दिया, उसने क्या दिया? x और y दिया। वहां से आप ux और uy निकालोगे, ux और uy निकालोगे और आपसे कुछ हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट या रेंज पूछ रही थी। तो जो फॉर्मूला u cos थीटा u sin थीटा के टर्म्स में रटे बैठा रहा उसको तो कभी वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब x कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और आप उससे नेट इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। इनिशियल का मतलब क्या होता है? जब t = 0 पे जो वेलोसिटी आती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। तो उसने x और y दे दिए थे, ठीक है? चलो क्या क्वेश्चन जब देखेंगे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें कुछ मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं। फॉर अ पर्टिकुलर अगर हम बोलते हैं मेरी एक यू क्या है सर, जिस स्पीड से मैं थ्रो कर सकता हूँ वो फिक्स है। अब मैं अलग अलग एंगल पे थ्रो कर सकता हूँ सेम स्पीड से, तो बताओ किस स्पीड किस एंगल पे थ्रो करूँ कि मैक्सिमम दूरी तक पहुंचा पाऊँ, उसको बोलते हैं मैक्सिमम रेंज कहते हैं। 45 क्या होगा? 45 डिग्रीज। हाँ बिल्कुल। मैं क्या देखो क्या है फॉर्मूला, जरा देखो क्या है रेंज का। ये आपने बोला u तो फिक्स है ना और g फिक्स है। रेंज मैक्सिमम कब हो सकती है? जब ये वाली क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाए, sin 2 थीटा मैक्सिमम हो जाए। अच्छा sin की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? +1। और वो कब होती है? जब sin एंगल कितना हो? 90 डिग्री हो। मतलब ये एंगल मतलब क्या है? 2 थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी तो रेंज की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। जब 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो मतलब π/2 है, तो आप बोलोगे सर तब रेंज मैक्सिमम हो जाएगी। मतलब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाए? π/4 या फिर 45 डिग्री। तब आप बोलोगे रेंज की वैल्यू कैसी होगी? रेंज कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। क्यों होगा? मैंने आपको करके दिखाया था। अब जब रेंज मैक्सिमम होगा तब आप बोलोगे h की वैल्यू कितनी है? रेंज मैक्सिमम कब हो रहा है? जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है। तब h का फॉर्मूला क्या होगा? आप बोलोगे u² sin² 45 डिग्री बाय 2g। यही फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। sin 45 होता है 1/√2, उसका स्क्वायर हो गया 1/√2 का तो हो जाएगा 1/2। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो आ रहा है u²/4g आ रहा है। ये कब आ रहा है? जब एंगल 45 डिग्री है, मतलब जब रेंज मैक्सिमम है। अच्छा रेंज मैक्सिमम की वैल्यू जरा देखो, जब ये वैल्यू 1 हो जाएगी, sin की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, तो रेंज कितना हो जाएगा? u²/t। तो मैक्सिमम रेंज होता कितना है सर? u²/g होता है। अच्छा जब मैक्सिमम रेंज u²/g होगा तब उस केस में हाइट कितनी होती है? u²/4g। इसका मतलब क्या है कि h की वैल्यू जरा देखो कितनी है? rmax/4 है, या rmax इसके बराबर होता है 4h के बराबर होता है। तो कभी कभी तो क्या होता है हमें क्वेश्चन में r दे दिया जाता है और हॉरिजॉन्टल रेंज दे दी जाती है, और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ यार मुझे थीटा तो पता ही नहीं इस प्रॉब्लम में, और मुझे बिना थीटा के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बट उसने पता क्या है एक हिडन वैल्यू दे रखी होती है, r की वैल्यू को उसने h के 4 टाइम दे रखा होता है। इससे आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर वो किस एंगल की बात कर रहा है। ये कब सेटिस्फाई होता है? जब एंगल क्या हो? थीटा 45 डिग्री, मतलब उस केस में रेंज मैक्सिमम होगी, ये बात श्योर है। उस केस की बात कर रहा है। तो कई बार आपको क्या रेंज दे दी उसने 400 मीटर और हाइट दे दी उसने 100 मीटर,
अब उसने कुछ पूछा, बताओ यार ये क्वेश्चन बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा। मैंने कहा यार कैसे सॉल्व करेंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा सॉल्व करना, क्योंकि थीटा मुझे निकालना पड़ेगा, थीटा निकालना मुश्किल हो जाता है। मैंने कहा आंख बंद करके बोलो थीटा 45 डिग्री है, क्योंकि ये वाला रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा था, और उठा के आप बड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें बड़े दिमाग में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। मैंने कहा दूसरा, एक केस ये हो गया, केस 2। मैंने कहा सर अगर आप देखो, अगर मैं थीटा 1 और थीटा 2 यू फिर फिक्स है, मैंने कहा सर यू कैसा है, फिक्स है। अब मैं दो अलग अलग एंगल पे अगर मैं बॉडी को थ्रो करूंगा तो देखो रेंज कैसी आ सकती है, सेम आ सकती है। मैंने बोला कि सर एक्चुअली वो क्या है, देखो यहाँ पे थीटा 1 रखा, यहाँ पे कॉस थीटा है, तो आप बोलोगे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर मैं दो एंगल्स सच दैट थीटा 1 प्लस थीटा 2 की वैल्यू किसके बराबर हो, 90 डिग्री हो, मतलब एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना हो, 90 डिग्री माइनस थीटा हो। ठीक है, तो आप बोलोगे उन दोनों ही केस के लिए आर की वैल्यू कैसे आने वाली है, सेम आने वाली है, अगर यू फिक्स है तो। वैसे समझना, मैंने कहा देखो एक को मैंने बोला कि मान लो थीटा 1 की वैल्यू कितनी रख दी थीटा, तो आप बोलोगे थीटा 2 की वैल्यू कितनी रख दोगे, 90 माइनस थीटा, ऐसे तो रखोगे। मैंने दो एंगल्स ले लिए सच दैट दोनों का सम किसके बराबर है, 90 डिग्री है, तो आप बोलोगे रेंज सेम आएगा। मैंने कहा देख लो कैसे, मैंने कहा यहाँ पे आर की वैल्यू निकालोगे तो क्या लिखोगे, u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय g, ऐसे तो लिखोगे। हाँ सर ऐसे लिखूंगा। मैंने कहा दूसरे केस के लिए क्या लिखोगे रेंज, आप बोलोगे सर u स्क्वायर u तो सेम रखना है, 2 sin 90 डिग्री माइनस थीटा इनटू cos 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइड बाय g, sin 90 डिग्री माइनस थीटा इज cos थीटा और cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज sin थीटा बाय g। क्या ये दोनों वैल्यू सेम आएंगे कि नहीं आएंगे, देखो है ना। तो अगर दो एंगल्स ऐसे हैं कि एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा है, या दो एंगल्स ऐसे हैं दोनों का सम कैसा है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो दो ऐसे एंगल्स पे आप बोलोगे रेंज कैसी आती है, सेम आती है। अब मैंने माना कि सर अगर पहले केस के लिए हाइट तो अलग अलग आएगी ना दोनों के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट तो अलग अलग आएंगे। हाँ सर मैंने निकाल लो, मैंने कहा h1 की वैल्यू जो आएगी वो देखो कितनी आएगी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा आएगी बाय 2। इसके लिए अगर मैं हाइट निकालूंगा तो हाइट कितनी आएगी, आप बोलोगे सर u स्क्वायर तो कॉमन है, sin थीटा की जगह रखोगे 90 डिग्री माइनस थीटा रखोगे, और 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, cos थीटा हो जाएगा, तो आप बोलोगे u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है। ठीक है, मैंने कहा इसीलिए अगर t टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो t1 तो आएगा वो 2u sin थीटा बाय t, और अगर आप t2 निकालोगे तो क्या आएगा सर, sin की जगह पे क्या आ जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब cos हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2u cos थीटा बाय t। मैं ये सब क्यों निकाल रहा हूँ उसका रीजन है, मैं आपको इनमें आपस में एक रिलेशन की क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाते हैं जो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ रिलेशन दिखा रहा हूँ। आपने बोला जब मैं इनको कंबाइन करूंगा h1 और h2, तो आप बोलोगे सर रेंज और h1 h2 में एक रिलेशन आ जाएगा जो होगा वो ऐसा कुछ होगा। मैं आपको रिजल्ट दे रहा हूँ, आप करके देखिएगा। h1 h2 को जब कंबाइन करोगे, ठीक है, तो आप देखेंगे ना कि ये जो रेंज आ रही है ना उसमें कुछ रिलेशन ये आएगा 4 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ h1 h2। ठीक है, मैंने कहा सिमिलरली इसकी बात करो, अगर मैं इसकी बात करूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इनको जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 into 2 u का u स्क्वायर sin थीटा into cos थीटा और g का g स्क्वायर। तो जो आप बोलोगे जब t1 और t2 r की वैल्यू क्या होती है, देखो चलो t1 t2 निकालो, t1 t2 निकालोगे तो वो आएगा 2 into 2 u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा by g स्क्वायर, g into g लिख देता हूं मैं। आप ये वैल्यू निकालोगे ना तो देखो ये किसके बराबर आ रही है, r के बराबर आ रही है, तो आप बोलोगे t1 t2 किसके बराबर आ रहा है, 2r/g के बराबर है। या फिर ऐसा कह सकते हो कि जो r की वैल्यू है वो किसके बराबर आ रही है, g into t1 t2 by। देखिए ना शायद कोई गलती ना कर रहा हूं, है ना, क्योंकि मैं ये जल्दी में रिलेशन याद नहीं रहते हैं,
बट मैं अप्रोक्सीमेटली निकाल देता हूँ तुरंत की तुरंत, तो कुछ ऐसा होता होगा। तो ये रिलेशन होते हैं जो कि आपको क्वेश्चन के फॉर्म में पूछे जाते हैं। मैंने आपको यहाँ पे देखो डायरेक्टली इस तरीके से याद करा दिया ताकि आपको कभी पूछ जाए तो अगर डायरेक्टली याद आ जाए तो आप डायरेक्टली कर पाओगे, नहीं तो आप वहाँ सॉल्व कर पाओगे। इसमें किसी कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो प्रोजेक्टाइल की काफी हद तक हमने बातें कर ली हैं। एक बस इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल आप देखेंगे, है ना, वो निकालेंगे और उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल देखेंगे। यहाँ पे किसी कोई डाउट है तो पूछ लो। यस और नो? नो सर। नो सर। क्लियर है? ये मैंने आपको फॉर्मूले लिखवा दिए, डायरेक्टली याद रखने नहीं है, बट आपको ये प्रॉब्लम्स के फॉर्म में कई बार मिल जाते हैं, तो कैसे अप्रोच करना है मैंने बता दिया। कई बार आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते करते शायद आपको डायरेक्टली याद रह जाएंगे तो आप डायरेक्टली आंसर भी लिख पाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया है। चलो ठीक है, फिर आज तो इतना काफी। आपको एक डीपी भी मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली आज शाम तक एक, उसको आप सॉल्व करके अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कोई डाउट नहीं? पक्का? प्रोजेक्टाइल में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है अगर आपको समझ में आ गए तो। बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं प्रोजेक्टाइल में। ठीक है, चलिए आज तो इतना काफी। आई होप किसी ने डाउट नहीं पूछा, तो मैं मान लेता हूँ किसी को डाउट नहीं है। चलिए, हाँ सर। यस सर। चलिए सर, थैंक यू। ओके सर। ओके, बाय बाय। बाय बाय सर। थैंक यू।